हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक इंडियन इकोनॉमी 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है। ये हमारी सीरीज का पार्ट 1 है। अपने इस पार्ट 1 में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कहें इकोनॉमी के बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपको काफ़ी डेप्थ में ले जाएंगे। ये क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं या कहें कि हम आपको केवल 14 से 13 पार्ट में पूरी इंडियन इकोनॉमी कवर करा देंगे और ये इंडियन इकोनॉमी आपकी 5 जून की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप केवल ये मत सोचना कि ये क्लासेस केवल 13 से 14 पार्ट हैं और 13 से 14 पार्ट में इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस आप कैसे कवर कराएंगे, क्योंकि हमने जो ये 13 से 14 क्लासेस बनाई है, इन क्लासेस को हम यूपीएससी को ध्यान में रखकर बनाया है। यूपीएससी को ध्यान में रखकर मतलब कि जैसे यूपीएससी 90% जो क्वेश्चन पूछती है वो या तो बैंकिंग सेक्टर से पूछेगी और या तो अधिकांश क्वेश्चन ट्रेडिशनल जो पोर्शन है वहाँ से। ट्रेडिशनल का मतलब जीडीपी क्या हो गई, ट्रेडिशनल का मतलब प्राइमरी सेक्टर क्या हो गए, ट्रेडिशनल का मतलब बेरोजगारी के टाइप्स क्या हो गए, ट्रेडिशनल का मतलब कि पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या हो गए, तो उनको हम लास्ट में रखे हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको बेसिक से शुरुआत करेंगे, बैंकिंग से शुरू करेंगे। और जब बैंकिंग हम आपको पढ़ाएंगे तो बैंकिंग में हर एक एंगल से जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, जैसे आपने अगर बैक ईयर का पेपर उठाया होगा तो 2019, 2020 यहाँ तक कि 2021 के पेपर में इकोनॉमी से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं ट्रेडिशनल में, वो या तो बैंकिंग सेक्टर से रहे हैं या तो आपके इन्फ्लेशन से रहे हैं। और मैंने जब आपको लेट्स क्रैक 2.0 सीरीज पढ़ाई थी तब भी मैंने कंपलसरी किया था हर बच्चे के लिए कि वो इन्फ्लेशन का टॉपिक तो पढ़कर ही जाए। और आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन के आए हुए हैं। तो मे भी हो सकता है कि अब की बार इन्फ्लेशन के 2 से 3 ही क्वेश्चन आए, लेकिन हमें पता तो हो इकोनॉमी का कोर कि बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कब हुई, सीआरआर का मतलब क्या होता है, एसएलआर का क्या मतलब होता है, ओएमओ का क्या मतलब होता है, आरआर, ट्रिपल आर, एमएसएफ का क्या मतलब होता है, शेयर मार्केट का क्या मतलब होता है। आजकल आप देख रहे होंगे जब भी आप कोई एडवर्टाइज देखेंगे तो आ जाएगा तुरंत कि ग्रो ऐप डाउनलोड कर लें, फलाना ऐप डाउनलोड कर लें, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, आईपीओ परचेज कर लें। जैसे अभी मैं आज ही न्यूज़ पढ़ रहा था कि पेटीएम के जो आईपीओ हैं वो काफ़ी घाटे में जा रहे हैं। तो आईपीओ क्या होता है, शेयर मार्केट में बुल और बियर क्या होता है, शेयर मार्केट में सेंसेक्स का क्या मतलब होता है, निफ्टी का क्या मतलब होता है, सेंसेक्स ऊपर चढ़ रहा निफ्टी नीचे गिर रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो ये बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित या आप डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे संबंधित, वो आपको इन 13 से 12 पार्ट में कवर हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ठीक है साहब, कवर हो जाएंगे, लेकिन क्या ये जो 13 से 14 पार्ट हैं ये पूरी इंडियन इकोनॉमी हमारी कवर कर देंगे? तो नो, ये आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमी नहीं करेंगे। ये केवल आपका 20% कवर कराएंगे। 20%, 20 से ऊपर नहीं। आपके दिमाग में आएगा तो फिर सर 80% कहाँ से कवर होगा? 80% आपको हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वहाँ पे कवर होगा। हमने बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको तैयारी कराते हैं। कारण क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम ही आपको करंट पढ़ाएंगे, आपको पता है कि हम ही आपको ट्रेडिशनल पढ़ाएंगे। तो जब हम ही आपको करंट पढ़ाएंगे, हम ही आपको ट्रेडिशनल पढ़ाएंगे, तो क्यों ना ट्रेडिशनल के पोर्शन को अलग कर दें और करंट के पोर्शन को अलग कर दें। अब जैसे इकोनॉमी के जो क्वेश्चन हैं वो करंट से अधिकांश आते हैं। क्या करंट से क्वेश्चन आएंगे? मान लो AIIB बैंक के बारे में दे दिया, मान लो आपको ADB के बारे में दे दिया, मान लो आपको उसने कोई एक टर्मिनोलॉजी दे दी जो इकोनॉमी से ही संबंधित है, मान लो आपको बजट दे दिया, मान लो कोई स्कीम आपको दे दी, योजना दे दी, उस स्कीम के प्रोविजन दे दिए, तो वो हम आपको करंट में पढ़ाते हैं क्योंकि वो करंट से संबंधित है।
अगर हम उसको ट्रेडिशनल में पढ़ा देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। कोई इंटरनेशनल बॉडी है, मान लो कोई रिपोर्ट है ना, या मान लीजिए कोई इंडेक्स है, जैसे मान लो आपका आईआईपी हो गया, है ना, कोई भी चीज़ है, या होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, पढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी, बट वो करंट से ज़्यादा अपडेट होगा, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मान लो कोई कमेटी हो गई, कोई समिति, इकोनॉमी रिफॉर्म से संबंधित, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित, है ना, तो वो हम आपको वहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ आप इतना तो कम से कम समझ जाएं कि वाणिज्यिक बैंक कौन सी होती हैं, इतना तो समझ जाएं पेटीएम जो आया है इसका क्या मतलब है, इतना तो समझ जाएं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती हैं, बड़ी बैंकें क्या होती हैं, ये तो पता हो कम से कम। ग्रामीण क्षेत्र की बैंकें क्या होती हैं, एनबीएफसी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बार बार आता है ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, बीमा क्या होता है, तो ये बेसिक सब कुछ आपको यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पता चल जाएगा तो आपकी इकोनॉमी प्रीलिम की दृष्टि से कवर हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, ठीक है सर, फिर मेंस के बारे में बता दो, इकोनॉमी कहाँ से होगी। तो मेंस की इकोनॉमी की आप चिंता ना करें, उसके लिए हम बैठे हैं। वैसे मेंस की इकोनॉमी के लिए अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं जो हम भेजते हैं, और साथ ही आप ओनली आईएएस के एडिटोरियल कवर करते हैं जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है, तो आपका जीएस 3 पेपर अपने आप कवर होता रहेगा। लेकिन जब आप मेंस लिखेंगे, यानी कि 6 जून को जब आप हमसे मिलेंगे, तो 6 जून से लेके 17 सितंबर तक हम आपको ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे। जो भी करंट में चर्चा में होगा उससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक बात और आपको बताएं कि इकोनॉमी में मेंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एग्रीकल्चर से तो क्वेश्चन प्रीलिम में भी आए थे 2020 में, तो क्या आप यहाँ नहीं पढ़ाएंगे? तो पढ़ाएंगे, बट वो करंट में आएगा, वो ट्रेडिशनल में नहीं आएगा। और उसका कुछ पोर्शन वास्तव में ज्योग्राफी में आता है, और उसका थोड़ा और जो पोर्शन है वो आपका हमारे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो में आता है, ठीक है। तो वो हम वहाँ कराएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको केवल और केवल ये करंट की क्लासेस करनी है, ठीक है। लगभग इसमें 13 या 9 पार्ट होंगे, जो भी होंगे हम आपको शेयर करेंगे, एक एक करके पार्ट आपके आते रहेंगे, ठीक है। साथ ही इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो आप या तो पहले पीडीएफ से नोट्स बना लें, फिर उसके बाद ये क्लास आप कवर कर लें। इसकी बुक के बारे में अगर बात की जाए तो कोई बुक आपको नहीं लेनी, यहाँ तक कि एनसीईआरटी भी आपको इसकी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको केवल और केवल श्री आईएएस एकेडमी का जो नोट्स हमने आपको दिया है हैंड रिटन, उसी नोट्स को हैंड रिटन लिख लेना है। उसकी पीडीएफ मत लिखवाना, क्योंकि पीडीएफ में फिर वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। वो नोट्स आप लिख लें, इस क्लास को 1 से 2 बार सुन लें, करंट की क्लासेस को कवर करें, उसकी भी पीडीएफ के नोट्स बना लें, एनफ है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये मैं इसलिए दावे के साथ बोलता हूं क्योंकि पिछले 12 साल से लगातार इकोनॉमी में जितनी पढ़ाता हूं उतनी ही आई है, उससे बाहर नहीं आई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इकोनॉमी की तैयारी करें। और कोई कुछ भी कहे आपसे कि फलाने ये बुक पढ़ लो, रमेश सिंह की पढ़ लो, या बर्नवाल नहीं, लाल एंड लाल की पढ़ लो, ठीक है, दृष्टि की पढ़ लो, या उनकी पढ़ लो, या उस संस्थान की पढ़ लो, फलाने क्या नाम है उनका, मतलब इकोनॉमी के बहुत बड़े टीचर हैं, रामेश्वर सर, है ना, रामेश्वर सर की इकोनॉमी पढ़ लो, या मृणाल सर की इकोनॉमी पढ़ लो। तो देखिए वो जब इकोनॉमी पढ़ाते हैं ना तो वो इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल के टीचर हैं। जैसे मैं भी आपको जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, या मैं आपको प्रीलिम की हिस्ट्री जब पढ़ाता हूँ, तो आपने देखा होगा मैं कितना अपने आप को रोक कर रखता हूँ। ये इसलिए रोक कर रख लेता हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्रैक्टिस है, बट वो नहीं रोक के रख पाते क्योंकि उनके अंदर प्रैक्टिस नहीं। और दूसरी बात, उनके ऊपर एक प्रेशर भी होता है। किस चीज़ का? भाई एक बात बताओ, अगर आपको वो 13 क्लास ही कवर कराएं इकोनॉमी की, और आपसे कहें कि 20,000 रुपये दो, तो ईमानदारी से बताना आप में से कितने बच्चे देंगे? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप ही चाहते हो कि भाई 20,000 रुपया दिया है, 40 क्लासेस तो कम से कम कराइबे करो ये लैंग्वेज से, है ना।
ये मेरी लैंग्वेज नहीं, मैं आपकी लैंग्वेज पे बता रहा हूँ, है ना। कम से कम 40 क्लास तो कराना ही चाहिए। और 40 क्लास के साथ आप क्या सोचते हो, लगभग 3 A4 की 200 पेज की कॉपियां भरनी चाहिए। कम से कम 200 पेज का तो एक PDF का नोट्स आपको देना ही चाहिए। तो ये जो मेंटलिटी है, वो आपकी मेंटलिटी को समझ के ही तो मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि श्री IAS आपके साथ मार्केटिंग नहीं करती है। इसीलिए हम ईमानदारी पूर्वक जो कोर है इकोनॉमी का, वो 13 पार्ट में, 14 पार्ट में या 10 पार्ट में कवर कराएंगे। बाकी का जो रह जाएगा वो हम करंट में कराएंगे। तो साधारण सी बात है, आपको कोई भी संस्थान कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, केवल प्रॉपर हमारी क्लास कर लेंगे, आपका इकोनॉमी हो जाएगा। बस ये कि इसको बार बार सुने, इन क्लासेस को बार बार इनके नोट्स को रिवाइज करें। और सबसे बड़ी बात है, इसके MCQ जो आपको मिलेंगे बड़े ध्यान से कवर करें, ठीक है। एक और चीज, थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक और चीज़ कि एक क्लास करने के बाद बैक ईयर जरूर लगाएं। बैक ईयर कैसे लगाएंगे, जैसे आपको तो पता है बैंकिंग का है, तो बैंकिंग का बैक ईयर उठा लो, ठीक है। इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन का बैक ईयर उठा लो। जब करंट पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कवर कर लेना, है ना। तो ऐसे अगर आप करते चलेंगे तो आपकी इकोनॉमी काफ़ी सरल हो जाएगी। और एक बात और बताएं, हमने जो इकोनॉमी कराई है ये बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं कराऊंगा आपको, बिल्कुल साधारण, मतलब जमीनी स्तर पे। आपको हो सकता है भी तरलता ना पता हो सकता है आपको रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट ना पता हो सकता है सेंसेक्स निफ्टी फलाना सिस्टी ये कुछ भी ना पता हो। बट यकीन मानिए कि जब आप ये 12 से 13 पार्ट कवर करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा और आप भी कहने लगेंगे कि ठीक कह रहे हो सर, म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, ठीक कह रहे हो सर, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, ठीक कह रहे हो सर कि बैंकिंग में इतने टाइप्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स ये होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के अलावा कॉमर्शियल बैंक ये होती हैं, कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल में डिफरेंस होता है, मतलब सहकारी और वाणिज्यिक बैंक है, सब पता चलेगा। बेसल मानक क्या होते हैं और बेसल कन्वेंशन क्या होती है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पार्ट बाय पार्ट, और जो हम आपको इस पार्ट में पढ़ाएंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बैंकिंग प्रणाली, अनुसूचित बैंक एवं उनका वर्गीकरण, RBI का गठन, संरचना एवं प्रमुख कार्य, तरलता का अर्थ, तरलता नियंत्रण के उपाय, CRR SLR बैंक रेट, बेस रेट, बेसल मानक, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, बैंकिंग सुधार समितियां और RBI के प्रमुख कार्य। इनमें अगर मैं ये कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो RBI का गठन एवं संरचना प्रमुख कार्य, दूसरा इंपॉर्टेंट है तरलता नियंत्रण के उपाय, और उसमें भी इन सबकी परिभाषाएं, चाहे बेस रेट हो चाहे CRR हो, ये सब, ठीक है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट है RBI के प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि आपको इन 5-6 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये टाइप्स वगैरह पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन बेस है तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे की क्लास आप करते जाइए बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथली, और आपकी ये पूरी क्लास जब कवर हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ सच में आपने आज इकोनॉमी में कुछ पढ़ा है, ठीक है। लेकिन नोट्स जरूर बनाइए, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। नोट्स अभी आप बना लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी से आपको क्विक एंड फास्ट रिवीजन करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। नोट्स बनाने से चीज़ें आपको याद होती हैं, और नोट्स बनाने से फ़ायदा ये रहेगा कि डेली के आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे, वीकली का आप टेस्ट दे पाएंगे, हाफ मंथ का जो टेस्ट होगा वो भी दे पाएंगे, और साथ ही मंथली टेस्ट भी दे पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी इस क्लास की, चलिए शुरू करते हैं। ये जितनी भी बातें हैं ये बस बेसिक हैं, आपको तथ्यात्मक दृष्टि से बस देखना है। आपसे क्रम लगाने को जब कभी क्वेश्चन पूछते तो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था।
जैसा कि आप जानते हैं कि 1935 के अधिनियम में आज़ादी के पहले आरबीआई के गठन की बात की गई थी। तो आरबीआई का गठन तो हो गया था, बट आरबीआई उस समय सरकार की संस्था नहीं बनी थी, अर्थात इसमें सरकार की हिस्सेदारी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि उस समय प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हिस्सेदारी ज़्यादा हुआ करती थी। तो सरकार ने जब हमारा देश मुल्क आज़ाद हुआ तो एक केंद्रीय बैंक बनाने के लिए, केंद्रीय बैंक का मतलब होता है कि जो जितनी भी देश में अन्य बैंकिंग सुविधाएं हैं या अन्य बैंक सेवाएं देने वाले बैंक हैं उनको रेगुलेट करें, उन पर निगरानी करें। तो इसके लिए उन्होंने आरबीआई को ही राष्ट्रीयकृत कर दिया। राष्ट्रीयकरण का सामान्य सा मतलब ये होता है कि सरकार ने इसके शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी, अर्थात सरकार की हिस्सेदारी 52 प्लस हो गई और बाकी इंडिविजुअल की 48 हो गई। अर्थात अब जो सरकार चाहेगी आरबीआई वैसा करेगी। मतलब अब आरबीआई केवल कुछ लोगों के हितों में काम न करके देश के 125 करोड़ लोगों के हितों में काम करेगी। इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। अर्थात इस पर पड़ने वाला कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट देश की पड़ने वाली इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट को शो करेगा, इसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण। आप हमेशा पढ़ते होंगे राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण का सामान्य सा मतलब यही होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से रेगुलेट करना, इस तरीके से मेंटेन करना, इस तरीके से उसको ऑब्जर्व करना ताकि उसका इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ियों को पड़े, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े और वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना एक बेहतरीन रोल प्ले करे। ठीक है। दूसरा था एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। एसबीआई ये वही बैंक है जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चलकर एसबीआई के रूप में तब्दील हुई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। वर्तमान में इस समय ये विश्व का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। ठीक है। वर्तमान में मतलब विश्व का सबसे बड़ा बैंक कस्टमर्स के हिसाब से, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को बस समझ जाइए। और यहाँ पे खास बात क्या है कि इस समय अधिकांश जितनी बैंक हैं उन सबका विलय कर दिया गया है इसमें। ठीक। तो उसको बस आपको करंट से अपडेट करना होता है। ठीक है। चलिए, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। ठीक है। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में, बट अभी हमें यहाँ पे जितना पढ़ना था उतना हमने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने एक शब्द बोल दिया है, वो शायद मेरे से मिस हुआ। हाँ, मैंने शायद ये बोल दिया है आपको कि एसबीआई दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, मतलब भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है आईसीबीसी, ये चाइना का बैंक है और नंबर 1 पे और नंबर 2 पे चाइना के ही बैंक हैं। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ब्रांचेस के मामले में सबसे ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है। तो ये भारत के मामले में है, वर्ल्ड के मामले में नहीं, क्षमा चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, भारत में पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आपको याद नहीं रखना है। भारत में पहला भारतीय बैंक है अवध कमर्शियल बैंक, याद नहीं रखना है, बस जानना है। पूर्ण भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, मतलब ये जो पहला भारतीय बैंक था इसमें कुछ हिस्सेदारी विदेशियों की थी। ठीक है। पूर्ण भारतीय मतलब पूरी तरह से भारतीय, सब कुछ जो फंक्शंस थे वो भारतीयों के थे, वो है पंजाब नेशनल बैंक। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब आता है बात भारतीय बैंकिंग अधिनियम। भारतीय जो बैंकिंग अधिनियम है 1934, उसके अंतर्गत बैंकों को 2 भागों में बांटा गया है। एक बैंक है जिनको बोलते हैं अनुसूचित बैंक और एक बैंक है जिनको बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित का मतलब ये होता है लिस्टेड बैंक। लिस्टेड का मतलब जिनको किसी लिस्ट में लिखा गया, जैसे आप लोग हो। ठीक है। आप में से जितने बच्चे हो 450 के आसपास, ये सब के सब क्या है, श्री आईएएस एकेडमी में लिस्टेड है। ठीक है। कि हाँ, इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, इन्होंने टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ पे एमसीक्यू उनको अटेंड करते हैं, तो ये सब लिस्टेड हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ जिसको लिस्टेड और नॉन लिस्टेड बोलते हैं। ठीक है। वो ये कि कुछ बच्चे जो बिना ऐसे ही चैनल देखते रहते हैं। ठीक है। ऐसे ही यार टेलीग्राम से कुछ मटेरियल लेना है, निकाल के चलेगा चुपचाप। ठीक है। वो हो गए अनलिस्टेड। अर्थात हम क्या करते हैं, आपको रेगुलेट भी करते जाते हैं। अर्थात अगर आप हमारे बैंक में, बैंकिंग अधिनियम में अगर आप लिस्टेड हैं, हमारी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो हम आपको रेगुलेट भी करेंगे कि देखो जी ऐसे नहीं पढ़ना है, देखो जी आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये काम भारतीय बैंकिंग अधिनियम भी करता है।
तो जो अनुसूचित बैंक हुए वो क्या हुए, लिस्टेड हुए, मतलब वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, आरबीआई की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसमें शामिल होते हैं। गैर अनुसूचित बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। खास बात क्या है इनकी अनुसूचित बैंकों की, आरबीआई द्वारा नियमित किए जाते हैं, नियमित का मतलब रेगुलेट किए जाते हैं। आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति इन पर लागू होती है। अब प्रश्न उठता है कि मौद्रिक नीति का क्या मतलब, तो देखो आरबीआई, इसी को पढ़ाएंगे और डिटेल से, आरबीआई देश की इकोनॉमी में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलायमान बनाए रखने के लिए जिस नीति का पालन करती है उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। भारत सरकार देश में गरीबी को या देश में इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जिस नीति को पालन करती है उसको कहते हैं राजकोषीय नीति। दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग है। जैसे सिंपल सी बात है कि कोई पत्नी है, कोई देवी जी हैं, ठीक है, वो अपने पति को ए जी ओ जी, है ना, जो भी मर्जी में आएगा कुछ भी कह के बुलाएंगे। कई बार तो नाम ले, आजकल के तो मॉडर्न जो हैं वो तो नाम ही लेके बुलाती हैं, चुन्नू के पापा, मुन्नू के पापा, है ना, जो भी नाम है अपना नाम लेके बुलाती हैं। लेकिन नाम तो अलग अलग होता है ना, किसी का नाम कोई हो गया, किसी का नाम कोई हो गया। मान लो किसी का नाम एक्स है, किसी का नाम वाई है, किसी का नाम टिमटिम है ना, मान लो किसी का नाम टिमटिम है। अब टिमटिम नाम है तो उसके गांव वाले उसको टिमटिम बुलाते हैं, तो क्या वाइफ भी उसको टिमटिम बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे, नहीं तो फिर टमटमा नहीं देगा वो वाइफ को, ठीक है। तो ये जो टिमटिम बाबू हैं, इनका नाम एक हो गया टिमटिम, इनकी नज़र में हो गए पतिव्रता, है ना, कि हमारे पति हैं। इनके बच्चे इनको क्या कहेंगे? पापा। तो हैं तो एक ही इंसान ना। वैसे ही महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक मौद्रिक नीति होती है, एक राजकोषीय नीति होती है। दोनों की दोनों महंगाई को नियंत्रित करती हैं। राजकोषीय नीति को भारत सरकार रेगुलेट करती है, मौद्रिक नीति को आरबीआई करती है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो मौद्रिक नीति ही पढ़ेंगे। और एक और बात बताएं, मौद्रिक नीति जो होती है ये दो तरह से नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा। एक तो आरबीआई इसे नियंत्रित करती है मात्रात्मक टूल्स के द्वारा और दूसरी करती है गुणात्मक के द्वारा, ठीक है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, मतलब परेशान मत हो, बस बता दे रहा हूं क्योंकि शब्द आया है तो मैं चाहता हूं यहीं पे इसको क्लियर कर दो, ठीक है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि मात्रा के अनुपात में ऊपर नीचे कर देना, अर्थात कुछ ऐसे पैमाने बनाना जिनमें ऊपर नीचे अगर हम मात्रा को कर देंगे तो उससे क्या होगा, महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। गुणात्मक का मतलब होता है कि उस विशेष क्षेत्र में ध्यान देना, कहते हैं ना कि उसके गुणों में परिवर्तन कर दो, उसकी मात्रा में परिवर्तन कर दो, ठीक है। तो गुणों का मतलब स्पेसिफिक सेक्टर में जाके काम करना। जैसे मान लो महंगाई आ गई स्टील अथॉरिटी में, तो स्टील की फील्ड में जाके वहां पे लोन को रेगुलेट करना, तो ये हो गया गुणात्मक। आरबीआई दोनों तरीके अपनाती है। मात्रात्मक में उसका सीआरआर होता है, पढ़ाएंगे अभी, एसएलआर होता है, आरआर होता है, ट्रिपल आर होता है, ओएमए होता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इन्हीं को हम पढ़ाएंगे क्योंकि यूपीएससी कई बार डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछती है कि मात्रात्मक टूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। अब बात आती है साख नीति। साख का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, लोन का मतलब होता है आपको ऋण, अर्थात कोई बैंक किसी को कितना ऋण देती है, ऋण कितना वापस लेती है, उसकी क्रेडिट कितनी है, कितना वो बैंक अच्छे से वर्क कर रही है, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई अपनी नीति बताती है कि साहब आप ज़्यादातर 4% तक ही लोगों को लोन दे सकते हो, 2% की ब्याज दर पे आप लोन नहीं दे सकते हो, आप किसी को 8% तक लोन दे सकते हो, आप किसी को 12% पे लोन नहीं दे सकते हो। मतलब इस चीज़ को रेगुलेट करना ही आरबीआई के द्वारा कहलाया जाता है कि अनुसूचित बैंक को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तीसरी खास बात है कि वो बैंक अनुसूचित बैंक कहलाएंगे जिनके पास 500 करोड़ रुपए की पूंजी हो। अब सिंपल सी बात है, हमारे जैसा व्यक्ति 5 रुपए लेके थोड़ा ना बैंक खोल देगा, 500 करोड़ होंगे तभी हम जाके वहां पे एक बैंक ओपन करेंगे। अब 500 करोड़ क्यों होने चाहिए? क्योंकि 500 करोड़ होंगे और सपोज करो आपने लोगों का 100 करोड़ रुपए अपने पास जमा कर रखा है और आप पैसे लेके भाग गए, तो आरबीआई कहेगी ना कि भाई ये 500 करोड़ है तुम्हारे, इससे हम पब्लिक को 100 करोड़ दे रहे हैं। जैसे अभी यस बैंक का घोटाला हुआ था तो इसमें यही इशू तो आया था, पंजाब का जो बैंक का घोटाला हुआ था इसमें यही तो
इशू आया था कि आरबीआई ने क्या किया था, जो ये पैसा यहाँ पे था उस पैसे से पब्लिक को पैसा पे करने की कोशिश की। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता से ग्राहकों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अगर ये बैंक बंद भी हो जाएं तो आरबीआई कोशिश करती है इनको संभालने की। जैसे आपने देखा होगा कि आरबीआई ने यस बैंक का फिर विलय कर दिया। ठीक है, तो ये खूबी होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है इन्हीं अनुसूचित बैंकों के बारे में, मतलब इन अनुसूचित बैंकों को कितने क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है। तो देखो, पहले मैंने आपको क्या बोला था, पहले मैंने आपको बोला ये था कि जितने भी ये आपके बैंक हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लिस्टेड मतलब अनुसूचित, और एक होता है नॉन लिस्टेड यानी कि गैर अनुसूचित। ठीक है, लिस्टेड भी जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, लिस्टेड भी जो होते हैं वो तीन टाइप के, पहला कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक, और तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, समझ गए। अब वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक में भी दो टाइप होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। मतलब प्राइवेट का मतलब इंडिविजुअल की कोई बैंकिंग होगी, पब्लिक का मतलब है कुछ लोगों का उसमें शेयर होगा। ठीक है, जैसे एसबीआई है, ये पब्लिक बैंक है एक तरीके का, सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक एक पब्लिक बैंक है। ठीक है, ये सब पब्लिक बैंक हो गई, तो इनको बोलते हैं पब्लिक बैंक। कुछ प्राइवेट बैंक जो इंडिविजुअल्स की होती हैं, अलग अलग लोगों की, तो वो प्राइवेट बैंक कहलाती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे आरआरबी कई क्षेत्रों में होती हैं। कोऑपरेटिव बैंक जैसे तीन टाइप की, स्टेट में अलग होगी, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अलग होगी, लोकल लेवल पे आपके यहाँ अलग होगी। तो ये इतने टाइप होते हैं, आपको याद नहीं रखना, बस समझना है कि हाँ इतने टाइप के यहाँ पे बैंकें हो सकती हैं। ठीक है, स्टेट, सेंट्रल और आपका प्राथमिक साख समितियाँ। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, बात आती है कि आरबीआई के द्वारा एक संस्था है नाबार्ड, इसी की सब पार्ट है, तो वो जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको दे दे भोपाल सहकारी बैंक, आपको एग्जांपल में आपको दे दे जयपुर सहकारी बैंक, आपको एग्जांपल में दे दे झारखंड सहकारी बैंक। ठीक है, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? क्या आरबीआई? नहीं, आरबीआई की ही जो पेरेंट एक संस्था है नाबार्ड, वो रेगुलेट करती है, अर्थात आरबीआई अप्रत्यक्ष रूप से रेगुलेट करती है। जिला सहकारी बैंक जो कि एसेट सोसाइटी के रूप में आती है, ठीक है, मतलब इसी के अंतर्गत आती है, आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक, फिर मैंने कहा वाणिज्यिक बैंक दो पार्ट में, आपको याद नहीं रखना है कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्या है। ठीक है, पब्लिक में भी अब कई हो गए, नेशनलाइज और नॉन नेशनलाइज। नेशनलाइज का मतलब एसबीआई राष्ट्रीयकृत है, ठीक है, नॉन नेशनलाइज अन्य बैंक है, हालांकि अब तो अधिकांश बैंकों को नेशनलाइज ही कर दिया गया भारत में। एक जो बचा था भारतीय महिला बैंक, उसको भी अब नेशनलाइज ही कर दिया गया। ठीक है, तो अब इस समय मेरे हिसाब से कोई भी नॉन नेशनलाइज बैंक नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब बेसिक है, आरबीआई पे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, खासतौर पे आरबीआई के कार्यों पे क्वेश्चन पूछेगा, 3 से 4 आपको ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि आरबीआई के इनमें से निम्न में से कौन कौन से कार्य हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसमें जो निदेशक मंडल होता है उसमें 20 मेंबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 भारत की सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड इकोनॉमिस्ट, 4 क्षेत्रीय गवर्नर, दिल्ली मुंबई, एक वित्त मंत्रालय का नामजद। आपसे बस यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीआई के उस मंडल में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, भारत सरकार का उसमें एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, खास बात यह है कि आरबीआई प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति जारी करती है, इसी को भी हम पढ़ेंगे और डिटेल में। बाकी हमने आपको सामान्य तौर पे बता दिया कि मौद्रिक नीति क्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 माह में आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है कि आरबीआई के कार्य क्या हैं और उसकी नीतियाँ क्या हैं, इस पे आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पहला तो आरबीआई का जो कार्य है वो है नोटों का निगर्मन करना। निगर्मन ही वर्ड आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। निगर्मन का मतलब होता है नोटों को निकालना। नोटों को निकालना का मतलब होता है नोटों को जारी करना। नोटों को जारी करने का मतलब कि इसी के साइन होंगे तो ही माना जाएगा ये नोट है। ठीक है,
दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में। सरकार के बैंकर के रूप में मतलब मोदी जी जितना पैसा रेवेन्यू के माध्यम से लिए, भारत सरकार ने जितना पैसा रेवेन्यू के माध्यम से कमाया, जितनी भारत सरकार की इनकम है उसको कहां पे रखा जाए, किसके घर में रखा जाए, तो आरबीआई के पास। जब आरबीआई भारत सरकार के पैसे को रखती है तो आरबीआई सरकार को कुछ इंटरेस्ट पे करती है, इसीलिए कहा जाता है कि सरकार के बैंकर के रूप में। जैसे हम लोगों के लिए जो नॉर्मल बैंकें हैं तो हमारे लिए बैंक का काम करती है। बैंक का मतलब क्या होता है? जमा करना। क्या जमा करना? अपनी जिंदगी भर की लक्ष्मी, मतलब कमाई, है ना। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर लक्ष्मी तो हमारा भी नाम है ना, हमारे ग्रुप में है ना कई बच्चों का नाम लक्ष्मी है ना, और सच में वो लक्ष्मी हैं अपने घर की, बहुत सारा पैसा लाएंगी आगे चल के, करोड़ों रुपए कमाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए तो नाम लक्ष्मी रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को शायद नहीं पता है, वो तो आजकल की हमारी सोसाइटी इतनी वैसी हो गई है कि किसी का नाम टुक टुक हो गया तो किसी का नाम कुछ हो गया, किसी का नाम कुछ हो गया है। पहले ज़माने में हमारे यहाँ सबके नाम भगवान पे रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि इंसान जाने और अनजाने में ही अपने ईश्वर का नाम लेता रहे, ठीक है। आप कभी भी कहानियाँ जब पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी कहानियाँ आती हैं, अब वो मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसमें एक बेटे का नाम, उसका जो बेटा था उस बेटे का नाम वास्तव में कृष्ण था, ठीक है। तो वो कृष्ण कह के पुकारता है, रात में नारायण कह के पुकारता है, मतलब जब मरता है ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में तो यमराज आ जाते हैं उसको लेने, नारायण बुला देता है अपने बेटे को, तो उधर से भगवान के देवदूत आ जाते हैं कि नहीं हमको इन्होंने बुलाया है, तो हम उसी में फिर वो लड़ाई होती है। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी कहानी है, किसकी वो कहानी है ना। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में मैंने पढ़ा था, तो मुझे याद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कई चीज़ें होती हैं जो दिमाग में स्किप हो जाती हैं, तो इसीलिए नाम देवियों का रखा जाता है। और आप में से कई सारे बच्चों का नाम बड़ा अच्छा है देवियों के आधार पर, और हमारे घर में भी सबका नाम देवियों पर ही है। हालाँकि मेरा नाम भी किसी न किसी देवता पर ही है। और दूसरी बात है मेरे माता पिता का, मेरे घर में तो पूरे महाभारत हैं, सबके नाम बड़े अच्छे हैं, मतलब सब महाभारत से ही लिए गए हैं, है ना। किसी का नाम गंगा है, किसी का नाम गोविंद है, किसी का नाम कुछ है ना। सबके अलग अलग नाम है हमारे घर में, तो बड़ा अच्छा लगता है हमारे घर में। तो हम लोग यही सोचते हैं कि सब महाभारत के जितने पात्र हैं हमारे ही मोहल्ले में हैं तो वही चीज़ होता है, इसलिए नाम होता है, ठीक। तो सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। बैंक का मतलब वही जमा करना, ठीक है। बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। अब जो बेचारी बैंकें हैं वो भी अपना पैसा जो होता है वो यहाँ पे ले जाती हैं। अभी आपको समझ में आएगा क्या आखिरकार बैंकें कब अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करने जाती हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट तब और अच्छा लगेगा। विकास संबंधी कार्यों का निष्पादन करने में ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये जब तथ्य देता है ना तो बच्चों को लगता है कि विकास संबंधी कार्य कौन सी करती है आरबीआई। विकास या डेवलपमेंट तो सारे कार्य तो भारत सरकार करती है, आरबीआई कब से करने लगी? तो आरबीआई भी करती है, ठीक है। पांचवा है विदेशी विनियमन व रुपए की परिवर्तनीयता पर नियंत्रण। अभी मैंने आपको एक दिन करंट अफेयर्स पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था कि भारत सरकार ने श्रीलंका की करेंसी के साथ में रुपए की परिवर्तनीयता पर एक नोटिफिकेशन या कहें एक तरीके का मेमोरेंडम जारी किया है, साइन किया है। तो यही चीज होता है। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब ऐसा हुआ कि मान लो आप श्रीलंका से सिंघली जो वहाँ की मुद्रा है वो लेकर आए, ठीक है। इंडिया की जो करेंसी है, ठीक है, इंडिया वाला अगर सिंघल में गया, मतलब वहाँ पे गया, तो कई बार दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पे पैसा चेंज नहीं हो पाता है। वो बोलते नहीं आपको हमारी ही करेंसी लेके आना चाहिए था, ये है वो है, और इतना आसानी से चलता नहीं है। जैसे नेपाल में आप लोग अगर जाएंगे तो आप इंडिया का करेंसी लेके जाएंगे तो नॉर्मल तरीके से वहाँ के दुकानदार ले लेते हैं, उतनी उठापटक ये नहीं होता। जैसे अमेरिका में आपकी इंडियन करेंसी इतनी जल्दी नहीं चलेगी, वहाँ पे आपको जाके एक बैंक में चेंज कराना पड़ेगा। या जो अमेरिकन जो हमारे देश में आते हैं वो क्या करते हैं, लोकल बैंक में जाके अपने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराते हैं और फिर पूरे बाजार में अपना खरीदते हैं। नहीं तो किसी दुकानदार को डॉलर देंगे उसको थोड़ा ना अच्छा लगेगा, पता ही नहीं है, ठीक। तो वही चीज होता है, उसी को बोलते हैं रुपए को चेंज कराना। विदेशी विनियमन का मतलब जैसे मान लो सरकार ने राफेल खरीदा, ठीक है। अब सरकार के इस राफेल की पेमेंट कौन करेगा? राजनाथ सिंह जी अपने जेब में भर के थोड़ा ना लेके जाएंगे, उसको कौन करेगा? आरबीआई करेगा। सरकार फोन करके बोलेगी शशिकांत दास जी को कि अरे प्रभु इतने करोड़ रुपए के राफेल खरीदे हैं, जरा पेमेंट उनको पहुंचा देना। जैसे सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे जो मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको बस ये होता है कि चेक काटना पड़ता है, ठीक है, कि हमने उनको चेक काट दी और हमने किसी भी पर्सन को
दे दी वो चेक कि ठीक है आप ले जाइए और इसको 2 दिन बाद रिन्यू कराइए। मतलब हम उसमें डेट ही डालते हैं, मान लो जैसे आज 26 तारीख है तो हमने उसमें डाल दिया 28 तारीख को इनको 5 लाख रुपए मतलब आप पे कर देना, मतलब उसमें जो लिखा जाता है हम लोगों का, ठीक है। अब वो सज्जन जब 28 को बैंक में जाएंगे, ठीक है, तो उनको पैसा पे हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने उसको वहाँ पे 5 लाख रुपए बैंक को दे रखे होते हैं, हम बस फोन मिलाते हैं वहाँ के जो हेड होते हैं उस बैंक के उस समय पे, ठीक है, या कैशियर जो होते हैं उनको फ़ोन किए कि भाई साहब ज़रा 5 लाख रुपए फलाना इस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये आएगा, हम आपको 3 से 4 दिन में जब आएंगे तो पेमेंट कर देंगे। और हम लोगों का एक चलता है बैंक में, क्योंकि हमारा होता है वहाँ पे करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में क्या होता है, हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब इस सर्विस एक्स्ट्रा लेते हैं ना। आप लोग जाओगे लाइन लगाओगे, है ना, पैसे वैसे मिलेंगे, हम होंगे जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पे कैशियर के पास में पैसा रख देंगे, और हमारे जो पैसे के नोट होंगे उनको कभी काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे हर एक पैसे की गड्डी पे, मान लो जैसे 10-10 हज़ार की हमारी गड्डियाँ हुई, ठीक है, उन गड्डियों पे बस नाम पड़ा होता है और स्टेपल्ड होते हैं सारी गड्डियाँ। आप लोग कई बार जब बैंक पे पैसा लेने गए होंगे, बड़ा पैसा निकाले होंगे, तो आपको स्टेपल्ड गड्डी मिलती होगी और उसमें फलाना किसी न किसी का नाम पड़ा होता है। तो वो क्या होता है, वो यही शो करता है कि वो गड्डी चेक नहीं की गई, वो वहीं से चेक होके आई है। और जब वो चेक नहीं की गई होती तो फिर चेक नहीं किया जाता। जैसे हमारे बिजनेस में ये, हम लोग अगर पैसे गिनने को बैठेंगे तब तो 3 दिन हो जाएंगे, पैसे गिन ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आया उसने हमको पेमेंट दी कि साहब ये आपके 5 लाख रुपए हैं, तो हमने उससे पूछा कि अच्छा 5 लाख हैं, मतलब 500 की कितनी गड्डी है, उसने बोला साहब 2 गड्डी हैं, तो 1 लाख हो गए, मतलब 50-50 हज़ार के, ठीक, तो 1 लाख हो गए। 10-10 की कितनी गड्डी, बोला इतनी गड्डियाँ हैं। तो हमने क्या किया, सारी वो गड्डियाँ ली और मान लो उसका किसी का भी नाम कुछ भी हुआ तो हमने उसका नाम डाल दिया। या हमारी गड्डियाँ जब किसी को हम देते हैं तो उसमें हम लिख दिए अपना कुछ भी, ठीक है, प्रखर 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 करके लिख दिया। अब वो बैंक में एज इट इज ऐसे ही चली जाएगी, वो भी नहीं चेक करेगा और बैंक वाला भी नहीं चेक करेगा। कोई थर्ड पार्टी जब कभी चेक की, है ना, और उसको अगर लगा कि 1 नोट कम है इसमें, तो वो हमको कंप्लेन करेगा। और जब वो कंप्लेन करता है बैंक में, और बैंक जब हमें कंप्लेन करती, तो हम वहाँ पे फिर कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, हम तुरंत उसको 100 का नोट पकड़ा देंगे, जो भी उसमें कम होंगे, 100 कम होंगे 100, 10 रुपये कम होंगे 10, और वैसे भी 10-20 रुपये कोई वहाँ पे नहीं चेक करता है। और ये बिलीव होता है सबका, मतलब बिजनेस का मतलब ये होता है बिलीव, वहाँ पे कोई हेरा फेरी नहीं होती है, मतलब आप नकली नोट भी नहीं लगाओगे, बेईमानी भी नहीं करोगे, और यही चीज़ें होती हैं हम लोगों के उसमें, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं विदेशी विनियमन करना, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, चलिए। और लास्ट है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का नियंत्रण। तरलता के नियंत्रण को हम पढ़ें, इससे पहले हम तरलता को ही पढ़ लें, अपने आप हमारा 6ठा पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम तरलता को पढ़ते हैं, और तरलता को अगर हम समझ जाएंगे तो जिंदगी भी हमारी तरल हो जाएगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को काफ़ी बेसिक से समझने का प्रयत्न करते हैं, और उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके बाद इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से इसको राइट कर सकें, ठीक है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, तरलता का मतलब क्या होता है। तरलता का मतलब होता है कि कोई चीज़ लिक्विड में है, ठीक है। लिक्विड का मतलब क्या होता है, प्रवाह, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हम ऊपर से प्रवाह करेंगे तो ज़्यादा प्रवाहित होगी, ठीक है, नीचे से प्रवाहित करेंगे तो कम प्रवाहित होगी, ठीक है। या इसको मैं और आपको इजी ढंग से बताऊं, आप हमेशा एक वर्ड सुनते होंगे ना, महंगाई, ठीक है। एक वर्ड आप और सुनते होंगे, मुद्रास्फीति, ठीक है। एक वर्ड आप और सुनते हैं अभी अभी, तरलता, ठीक है। ये जो 3 शब्द है ना, तीनों एक ही हैं। मतलब किसी का नाम बचपन में चुन्नू था, किसी का नाम बचपन में मुन्नी था, किसी का नाम बचपन में टिकटुक था, है ना, टिकटुक मान लो। कहोगे सर कैसे कैसे नाम रखते हो, अरे ठीक है ना, मतलब देखो किसी का नाम लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी का नाम लेना एक तरीके के प्राइवेसी है ना। तो किसी का नाम बदनाम करना नहीं, अपना नाम लेके मैं अपने आप को बदनाम कर नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे अपने आप को बदनाम नहीं करना आता है, लेकिन वही बात है ना, फिर मेरा नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, मतलब महंगाई अगर बढ़ रही है, मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है, तरलता वही चीज़ है, सिंपल सा मतलब। और अगर मैं आपसे कहूँ किसी के पास कितना ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कितना कम पैसा है, इस चीज़ को नोटिफाई कराता है तरलता। मतलब सिंपल सी बात, किसी के पास पैसे की उपलब्धता का होना
और पैसे की कमी को संसूचित करना तरलता कहलाता है। अभी भी नहीं समझे होगे आप लोग। जैसे मैं आपसे अगर ये कहूँ, सिंपल सी बात में अगर मैं आपसे ये बोलने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए कल को कोई चीज़ 50 रुपए की थी, आज वो 55 रुपए की हो गई, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि उसकी तरलता बढ़ गई, 5 रुपए उसकी तरलता बढ़ गई। मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए की उसकी महंगाई बढ़ गई। मतलब क्या हुआ कि मुद्रास्फीति में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अर्थात जब आम इंसान बात करता है तो उसे महंगाई कहता है, जब आरबीआई बात करती तो उसे मुद्रास्फीति कहती है, जब भारत सरकार उस पर बात करती है तो उसे तरलता का नियंत्रण कहती है। क्लियर हो गया आप बातें? चलिए, तरलता का सामान्य अर्थ मुद्रा के प्रवाह से है तथा इसे 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब देखो इसमें क्या परिभाषित कर रहा है, बिल्कुल वही चीजें हैं, बेसिक समझ गए हो तो अब ये समझ जाओगे। बैंकों के पास मुद्रा की वह मात्रा जो वह ऋण देने के लिए उपयोग कर सकती है। सिंपल सी बात है, अगर बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा लोन देंगे तो लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे, ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे तो वही चीज़ें महंगाई में आ जाएंगी, महंगाई आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति हो गई। अर्थात तरलता का मतलब क्या हुआ? तरलता का मतलब महंगाई हुआ। तरलता अगर ज़्यादा है तो महंगाई ज़्यादा होगी, तरलता अगर कम है तो महंगाई उतनी ही कम होगी। अर्थात बाजार में मुद्रा कितनी उपलब्ध है, कितनी ज़्यादा वो गतिमान है, ये कहलाता है तरलता। ठीक है, इतनी बातें समझ गए? चलिए, अभी भी नहीं समझे हो कोई बात नहीं, आगे की और क्लास देखो आप समझ जाओगे। हालांकि आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा कि बाबूजी तरलता का सामान्य सा मतलब ही हमें बता दो। तरलता नियंत्रण करने के उपाय क्या हैं, इस पे आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा और इस पे आपसे काफी डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं तरलता नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तरलता नियंत्रण करने के लिए वास्तव में 2 लोग आते हैं। आपसे एक तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि तरलता नियंत्रण की जाती है केवल आरबीआई के द्वारा, केवल भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई व भारत सरकार दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आया था तो आप बता देना साहब आरबीआई व भारत सरकार दोनों के द्वारा। अब यहाँ पे एक और बता दूं, तरलता की जगह पे अगर मुद्रास्फीति दे दे तो भी सही है, तरलता की जगह पे महंगाई दे दे तो भी यही वाला ऑप्शन आपका सी सही होगा कि साहब दोनों नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं एक बात बताऊं, आरबीआई जिससे तरलता को नियंत्रित करती है उसको बोलते हैं आरबीआई जिस हिसाब से तरलता को नियंत्रित करती है उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। भारत सरकार तरलता को जो नियंत्रित करती है उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब आपसे ये भी क्वेश्चन दे देगा कि तरलता को नियंत्रित किया जाता है नंबर 1 मौद्रिक नीति के द्वारा, नंबर 2 राजकोषीय नीति के द्वारा, नंबर 3 मौद्रिक व राजकोषीय दोनों के द्वारा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। समझ रहे? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी है नाम बदल के क्वेश्चन पूछती है, इसलिए थिंकिंग बेस भी आना चाहिए कि आरबीआई जो नियंत्रित करती है उसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति, वही चीज है। भारत सरकार जिसको नियंत्रित करती है उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, वही चीज है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए? तो दोनों एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलिए, अब जब दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर से एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, वो क्या है कि आरबीआई जब तरलता को नियंत्रित करती है तो आरबीआई 2 तरीके अपनाती है। देखो, तरलता को नियंत्रित करने के भी 2 तरीके हैं और आरबीआई भी जो तरलता को नियंत्रित करती है वो भी 2 तरीके से करती है। ठीक है, 2 तरीके से मतलब क्या? आरबीआई का जो पहला तरीका है वो क्या है? मात्रात्मक टूल्स के द्वारा, ठीक है, मात्रात्मक गुणों के द्वारा परिवर्तन लाना। दूसरा क्या है? गुणात्मक गुणों के द्वारा परिवर्तन लाना। मात्रात्मक का मतलब होता है सीआरआर, मात्रात्मक का मतलब होता है एसएलआर, मात्रात्मक का मतलब होता है आरआर, मात्रात्मक का मतलब होता है ट्रिपल आर, मात्रात्मक का मतलब होता है ओएमयू, मात्रात्मक का मतलब होता है एमएसएफ। ठीक है, इतने सारे जो टूल्स हैं ये होते हैं मात्रात्मक। गुणात्मक का मतलब होता है सेक्टर स्पेसिफिक, ब्याज की दरों में कटौती कर देना, इस चीज को बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या? गुणात्मक को हम अपनी इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे।
ठीक है। मात्रात्मक को अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन जब मैं आपको वहाँ इन्फ्लेशन में गुणात्मक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मैं आपको क्विक रिवीजन में मात्रात्मक फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार अभी आप यहाँ मात्रात्मक ही पढ़ो और इसी को समझो। एक और बात बताएं, क्वेश्चन आपसे केवल इसी पे ही पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन कौन से मात्रात्मक में शामिल हैं, तो आप बता दोगे, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जब इतनी बातें क्लियर हो गई तब बात आती है मात्रात्मक में भी आरबीआई 3 तरीके अपनाती है। आपको के साथ दिमाग तो पागल हो गया मेरा, तो फिर से समझा देता हूं। तरलता जो है 2 पार्ट में, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, और सरकार, ठीक। आरबीआई जो है उसमें तरलता क्या है, 2 पार्ट में, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में भी जो है वो है 3 पार्ट में, ठीक है। कौन कौन से, दीर्घकालिक, ठीक है, मध्यकालिक और तीसरा अल्पकालिक। दीर्घकालिक का मतलब लंबे समय के लिए परिवर्तन करना, अल्पकालिक का मतलब तुरंत परिवर्तन करना, मध्यकालिक का मतलब बीच की अवधि को निकालना, मतलब मध्यम प्रतिपदा भी अपनाना, क्विक एंड फास्ट रिएक्शन एक्शन लेना एंड लंबी एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाना, ठीक है। तो आरबीआई इन तीनों को फॉलो करती है। अब हम तीनों को एक एक करके देखते हैं और फिर इनको डिटेल से काफी ज्यादा एनालिसिस करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला आता है हमारा इसमें दीर्घकालिक, ठीक है। दीर्घकालिक में क्या क्या है, सीआरआर है और एसएलआर है। इनको देखेंगे अभी आगे डिटेल में, अभी बस आप इतना समझिए कि दीर्घकालिक जो है उसमें सीआरआर आता है और एसएलआर आता है, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया मध्यकालिक, उसमें केवल और केवल ओएमओ आता है। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुला बाजार की प्रक्रिया। मैं बस इतना ही कहूंगा, आप इन सबको इंग्लिश में ही याद करें, हिंदी में याद करेंगे तो बड़ी दुविधाएं हो जाती हैं ट्रांसलेशन को लेकर, ठीक है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। एसएलआर का मतलब होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है। तो ऐसे इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए मैं कहता हूं इनको इंग्लिश में याद रखो, ठीक है। बात आती है अल्पकालिक। अल्पकालिक का मतलब क्या होता है, आरआर, ट्रिपल आर, एमएसएफ। आरआर का मतलब रेपो रेट, ट्रिपल आर का मतलब रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ का मतलब मैन सिंग फोर्स नहीं, एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बातें फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको कई बार जैसे सीआरआर भी देगा, एसएलआर भी देगा, तो वहाँ पे आज तक ऐसी लाइन पूछी नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मली सबको यही पढ़ा दिया जाता है, सीआरआर ये है, सीआरआर वो है, सीआरआर फला है, ये है, वो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं भी एक क्वेश्चन में लाइन ऐसी भी डाल सकता है, अगर मैं यूपीएससी का पेपर बनाता, कि सीआरआर एक मध्यकालिक प्रक्रिया है, तो गलत हो जाएगा। सीआरआर एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहाँ पे दे देगा आरआर को लेकर, ट्रिपल आर को लेकर, एलएएफ को लेकर, है ना। तो मतलब तो आपको इनको ऐसे एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं, हर चीज़ समझते हैं। तो एमएसएफ का मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मैंने आपको बता दिया। एलएएफ का मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बातें जो मैंने बोला, आरबीआई मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक तरीके भी अपनाती है तरलता समायोजन के लिए, ठीक है। उसे मुद्रास्फीति अध्याय में विस्तृत वर्णन करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं सीआरआर के बारे में, ध्यान से समझना। और एक बात मैं बता दूं, सीआरआर अगर आप समझ गए तो आप जानते हो कहां तक समझ जाओगे, एमएसएफ तक अपने आप कहानी पूरी समझ जाओगे। तो इसलिए सीआरआर से मोहब्बत कर लो, बाकी के जितने भी प्रेमी है ना वो सब आपके पीछे घूमेंगे, ठीक है। मतलब प्रेमिकाएं भी घूमेंगी, मतलब ये मत समझिए लड़के सोचते होंगे सर आप हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, ठीक है। तो देखिए क्या है, सीआरआर का नाम क्या है पहले ये बताओ। सीआरआर का नाम है साहब कैश रिजर्व, ठीक है, रेशियो। पहले हम इसी का ऑपरेशन करेंगे। मतलब कैश का मतलब क्या होता है, नगद, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, आरक्षित, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। अर्थात इसका तीनों का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा एक पैसा है जिसको फिक्स अमाउंट में हम कहीं पे एक निश्चित मात्रा में रखेंगे, किस रूप में, नगद रूप में। मतलब ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगा, ना हीरा काम आएगा, ना मोती काम आएगा, ना गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां काम आएंगी, कुछ भी नहीं काम आएगा।
केवल रुपया कैश वाला, नगद वाला, 500 के हरे हरे नोट, ठीक है, पिंक कलर का 2000 वाला नोट, केवल यही काम आएगा। अर्थात सीआरआर किस चीज की बात करता है? नगद की बात करता है, एक फिक्स अमाउंट की बात करता है। समझ गए? दूसरी खास बात सीआरआर की ये है कि ये जो पैसा होगा बैंकें हों वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे? इस पैसे को आरबीआई के पास रखेंगे एज अ सिक्योरिटी। जैसे सिंपल सा मैं आपको कहूँ कि जैसे श्री आईएएस एकेडमी आपको पढ़ाती है, ठीक है, तो हम आपको जब पढ़ाते हैं तो हमारा सर्वर कॉस्ट आता है साल भर का, ठीक है, यूरो में हमें पे करना पड़ता है उस सर्वर कॉस्ट को। तो जो हम सर्वर कॉस्ट पे करते हैं, किसको पे करते हैं? किसी कंपनी को। क्यों पे करते हैं? क्योंकि वो कंपनी इस बात को श्योर करती है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, वो किसी भी तरीके का इल्लीगल कंटेंट नहीं है, मतलब फूहड़ता नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब ये लोगों के कल्याण के लिए है। तो हमसे एक तरीके की सिक्योरिटी लेता है, एक तरीके की गारंटी लेता है, ठीक है। हम जितना ज़्यादा इंक्रीज करते रहते हैं उतना ज़्यादा वो इंक्रीज करके वो रखता है, ठीक। तो वो क्या होता है? एक तरीके के सिक्योरिटी के रूप में। अगर उसने हमसे ज़्यादा कह दिया, मान लो उसने हमसे सर्वर कॉस्ट कह दिया कि भाई साहब आपको 1.5 लाख रुपए पे करना है सर्वर कॉस्ट, तो हम उतना ही फिर आपको कम देंगे, उतने ही गिफ्ट आपको कम देंगे। जितना वो हमें कम कहेगा उतना ही हम आपको ज़्यादा गिफ्ट देंगे। समझने के लिए समझो एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, ठीक है, रियल में कुछ और बात है हमारी उनके साथ में, लेकिन नॉर्मली होता ही यही है। तो वही बात है, जब कोई बैंक 500 करोड़ रुपए से अपनी बैंक की शुरुआत करती है तो उस बैंक को इस 500 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ रुपए, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 10% नहीं होता है, 4% के समथिंग होता है, ठीक है। तो बैंक उस समय 100 करोड़ के आसपास आरबीआई को देती है एक गारंटी के रूप में, ठीक है। वो गारंटी ही कहलाती है सीआरआर, मतलब नगद में 100 करोड़ रुपए आरबीआई को दे देगी, वो कहलाती सीआरआर। मतलब अगर हम डूबेंगे तो आप इस चीज को यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक। अब एक बात बताएं, आरबीआई को जब कभी लगता है कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है तो आरबीआई क्या करती? बैंकों को निर्देश देती है कि भाई अब आप 100 करोड़ नहीं, आप 110 करोड़ दो, आप 110 नहीं, आप 120 दो, आप 120 नहीं, आप 140 करोड़ दो। तो एक बात बताओ, अगर आरबीआई ने इनसे 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ एक्स्ट्रा मांग लिया तो क्या लोगों के पास, तो दूर की बात छोड़ो, बैंकों के पास क्या पैसा ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैंकों के पास अगर पैसा कम हो जाएगा तो क्या वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। लोगों को जब लोन नहीं दे पाएंगी तो क्या होगा? इससे लोग चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। लोग चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा? उन चीज़ों में महंगाई नहीं आएगी। उन चीज़ों में महंगाई नहीं आएगी तो क्या होगा कि वो चीज़ें सस्ती रहेंगी। सस्ती रहेंगी तो उससे क्या होगा? महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। महंगाई नियंत्रित होने से क्या होगा? मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, और मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी अच्छे से सर्वाइव करती रहेगी। अगर आरबीआई ने 100 करोड़ की जगह कह दिया कि साहब 50 करोड़ ही आप हमें दीजिए, तो क्या होगा? बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो महंगाई आएगी। मतलब सरकार फ्लो को मेंटेन करती है, सॉरी आरबीआई फ्लो को मेंटेन करती है, और आरबीआई जो ये मेंटेन करती है इसी को हम बोलते हैं सीआरआर। अब मैं अगर आपसे एक डायग्राम के माध्यम से इस पे बात करूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं एग्जांपल में एज इट इज सिंपल रूप से कि अगर सीआरआर को आरबीआई ज़्यादा करती है तो बैंकों के पास पैसा कम होता है, लोगों के पास पैसा कम जाता है, लोग चीज़ें कम खरीदते हैं, महंगाई इससे कम होती है। ठीक, अगर आरबीआई अपनी सीआरआर की रेट को कम कर दे तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे और इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। अर्थात मैं अगर ये कहूँ सीआरआर ज़्यादा
तो मुद्रास्फीति क्या होगी, कम। अर्थात CRR क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है मुद्रास्फीति के, या कहें मुद्रास्फीति जो होती है वो CRR के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात CRR बढ़ाने पर मुद्रास्फीति कम होती है, मुद्रास्फीति बढ़ाने पर CRR जो होता है वो क्या होता है बताइए, कम हो जाता है। ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ाने पर CRR कम हो गया। सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ रही होगी तो क्या कारण होगा, RBI ने CRR कम रखा होगा। अगर CRR ज्यादा होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। तो समझ गए। आप सोचोगे साहब ऐसा क्यों समझा दिए, ऐसा इसलिए समझा दिए, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है कि CRR के बढ़ने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रहती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति कम हो जाती है, या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो दिया है ना। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ, तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन आएगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात हिंदी में है। बैंकों के पास जमा अपनी कुल राशि का एक निश्चित मान, मतलब आज की डेट में लगभग 4% के आसपास है। मैं आपको दिखा देता हूं कि आज की डेट में सारा CRR SLR वगैरह क्या क्या है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, करंट का ही है अभी। ये देखिए, ये इस समय अभी आया था चर्चा में। ठीक है, तो ये 3 अगस्त 2021 का है। मैं 3 अगस्त 2021 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये बार बार बदलता रहता है। जैसे CRR आप देख रहे हो 4% है, SLR 18% है, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35। याद नहीं रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, बैंक रेट 4.25%। ठीक है, तो इस समय ये मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, तो आप ये सारी चीजें समझ गए। ठीक है, तो नगद में रखना पड़ता है, तो आपने देख लिया 4% के आसपास नगद में हम रखते हैं वहां पे। ठीक है, मान लो अगर 100 रुपए हैं तो 100 में हमें 4 रुपए रखने पड़े बैंक के पास। अब एक बात बताओ, 100 रुपए में अगर 4 रुपए रखने पड़े तो बैंक के पास कितने बचे, 96। इतने में वो काम कर लेगा। कल अगर ये कह दिया जाए कि नहीं बैंक को अब 14 रुपए रखने हैं, तो बैंक के पास कितने बचेंगे, 86 बचेंगे। तो क्या आपको लगता है कि बैंक 86 रुपए में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा कम है। भाई लोन, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम मंथली की 20,000 रुपए है, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे, 20,000 में ज्यादा से ज्यादा चीजें वो कर पाएंगे। अगर आपकी मान लो इनकम 15,000 हो जाए तो आप जो अभी रिचार्ज करा देते हैं किसी के फोन का, वो कराने में थोड़ा डर लगेगा ना। तो वही चीज है, किसी का मतलब अपने घर वालों का, कुछ भी समझ जाते हो। वर्तमान में इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है तथा इसका मान वर्तमान मौद्रिक नीति में 4% रखा गया है। ठीक है, अब वही बात है, ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सारे डायग्राम ऐसे ही हैं। CRR बढ़ाएंगे, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, ब्याज दर बैंक अपनी बढ़ा देंगे, मुद्रास्फीति या कहें महंगाई अपने आप में नियंत्रित हो जाएगी। अब मैं फिर से यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि CRR के बढ़ाने पर बैंकों की ब्याज दर पे क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 अपरिवर्तित रहती, नंबर 2 बढ़ जाती, नंबर 3 कम हो जाती, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे। देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि CRR RBI ने बढ़ा दिया, मान लो RBI ने 100 रुपए की जगह पे 100 रुपए में CRR कर दिया 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए कर दिया। 10 रुपए कब था, मतलब जब नॉर्मल लेती थी। अब RBI ने क्या कर दिया, 20 रुपए लेने लगी। ठीक है, CRR, तो बैंकों के पास कितना बचा, 80 रुपए अब बचा। अब अगर बैंकों के पास 80 रुपए बचा, लेने वाले लोन क्या हैं, 80 लोग हैं। ठीक, तो बैंक को नहीं लगेगा यार कस्टमर बहुत ज्यादा हैं, एक काम करते हैं अपनी ब्याज दर बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लेगी ना, ताकि इस 20 रुपए का भी प्रॉफिट मिल सके। बैंकों ने अपनी इंटरेस्ट रेट कर दी 8%। ठीक है, 8% जब कर दी तो मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गई, तो वही लोग लेंगे जिनको जरूरत है। ठीक है, मतलब CRR बढ़ाने पर बैंक की ब्याज दर भी बढ़ती है। अब दूसरी बात बताओ, अगर RBI ने केवल 4 रुपए ही लिया या 10 रुपए ही लिया CRR के रूप में, तो बैंकों के पास 90 बचे। अब बैंकें क्या सोच रही, 80 लोग यार एक काम करते हैं, इनको सस्ते से सस्ता प्रोवाइड कराएं। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान कई सारी बैंकों ने अपनी इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया था, कम कर दिया था। क्यों कम कर दिया था, इसीलिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, उनसे लोन लें।
ठीक है। और आपने देखा होगा आरबीआई ने भी सीआरआर को कम कर दिया था। क्यों कम कर दिया था? ताकि बैंकें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे सकें, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए, यही होता है जब हम लोग अखबार पढ़ते हैं कि आरबीआई ने अपनी सीआरआर की दरों को कमजोर किया ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि बैंकें अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, सस्ते से सस्ते ब्याज दर पे पैसा दें, लोग इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं जिससे इकोनॉमी में बूस्टअप आए, ठीक है। अगला यहाँ पे आर्टिकल आता है हमारा क्या, एसएलआर को लेकर। एसएलआर सेम टू सेम यही चीज है, बस 3 बातों में डिफरेंस है, तो मैं आपको तीनों बातें बता दूंगा। एसएलआर का मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। तो वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? बैंक के पास उपस्थित सभी पूंजी का वह अंश जो उसे नगद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। वहां पे क्या था पहला अंतर? पहला तो ये था कि आरबीआई के पास रखना होता था। दूसरा अंतर क्या होता था? उसे नगद में ही रखना होता था। यहाँ पे क्या है, चाहे नगद हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे सरकारी प्रतिभूतियां हो। स्वर्ण का मतलब सोने के रूप में रख सकते हो, मान लो कंगन अंगन है सोने के, हीरा हीरा है नेकलेस, वो आप रख दो जाके। सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब क्या हुआ? सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि सरकार के जो पत्र होते हैं, जैसे आप लोग रूम रेंट करवाते हो एग्रीमेंट, तो ऊपर 100 रुपए का एक स्टाम्प नहीं लेते हो, तो वो एक तरीके का सरकारी पत्र हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं हम आगे आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो वो इनको दे दिया जाके। तो 3 तरीके से यहाँ पे पैसे की वो होता है, ठीक है। तीसरी खास बात क्या होती है यहाँ पे एसएलआर में, कि एसएलआर की जो सीमा है वो सीआरआर से काफी ज्यादा होती है। सीआरआर 4% होता है, एसएलआर लगभग 20% के समथिंग होता है। इस समय 18 दशमलव कुछ है, ठीक है, लगभग 20 होता है, तो इस समय 18 है आपको जैसा कि पता है, ठीक है। तो आप इसको अपडेट कर लेना, 20.75 ना करके 18 कुछ कर लेना। ये अपडेट होता रहता है, इसलिए इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं करना होता। ना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितना है कितना नहीं, आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक है। तब देखिए क्या होगा कि इस पर बैंक लाभ कमा सकती हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर सकती। मतलब कि बैंकें जब अपने पास रखेंगी सरकारी प्रतिभूतियां तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दूसरी बात है जो सोना है उसका रेट ऊपर नीचे अगर होता है तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन रखेंगे अपने पास ही। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपको 10 लाख रुपए दे के चले गए कि भैया जब हमें जरूरत पड़े 2 महीने बाद तो आप हमें दे देना, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, मेरे साथ ये ड्रामा होता है, आप कहोगे सर हम ही को दे दो, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे साथ ये ड्रामा होता है कि जब तक मेरे पास पैसा रहता है तब तक मुझे बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं जिसका जिसका जो जो पैसा होता है सबको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे जो दुकानदार हैं जहाँ से सामान वगैरह आता है तो उनको एडवांस में ही सारा दे दिया ताकि मुझे कोई दिक्कत ना रहे लाइफ में, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब एसएलआर जब बढ़ाएंगे तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वही लॉजिक लगाओ, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। कि मान लो अभी 18% है, ठीक है, आरबीआई कह दे भाई साहब आप 25% दीजिए, तो 7% एक्स्ट्रा कर दिया। तो 7% कौन एक्स्ट्रा दे रहा? बैंक दे रही। तो बैंकों का 7% पैसा और कम हो गया। अब जब बैंकों के पास 7% पैसा और कम हो गया, लोग ज्यादा आ रहे लेने वाले, तो बैंकें क्या करेंगी? अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी तो क्या होगा? बाजार में मुद्रा की कमी हो जाएगी। बाजार में मुद्रा की कमी हो जाएगी क्यों? क्योंकि लोग कम से कम लेंगे, कम से कम लेंगे तो कम से कम चीजें खरीदेंगे, कम से कम चीजें खरीदेंगे तो महंगाई उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2007 में एक अध्यादेश जारी करके एसएलआर की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई। मतलब पहले एक होता था ना कि लगभग आपको 17% 18% तक एसएलआर रखना ही होता है, उस चीज को आरबीआई ने खत्म कर दिया, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब हमारा आता है अगला जो आर्टिकल है वो है ओएमओ के बारे में, ठीक है। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी बात होती है, ये तो एक पहली बात तो आप ये समझो मध्यकालिक प्रक्रिया है, मतलब बीच बीच में लाई जाती है। इसमें ये होता है कि मान लो आरबीआई को क्या पता चला, आरबीआई को पता चला कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, ठीक। लोगों के पास खेत बेचे हैं लोगों ने, तो किसी भी पर्सन के पास 10 लाख रुपए आ गए हैं, ध्यान देना, ठीक है। 10 लाख रुपए किसी के पास आ गए हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब 10 लाख रुपए आ गए तो आरबीआई को लगा अगर 10 लाख रुपए हैं तो ई भाई साहब या तो अपनी प्रेमिका के लिए एक डायमंड का नेकलेस बनवा देंगे
5 लाख के आसपास का, ठीक है। और या तो फिर ये भाई साहब क्या करेंगे, एक फार्चूनर खरीद लेंगे जाके। तो फार्चूनर अगर खरीदेंगे तो फार्चूनर में महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने एक दिमाग लगाया, क्या, वो अपने एक पत्र जारी की, मतलब भारत सरकार से कहा कि एक काम करो भाई साहब, आप अपने वो जारी कर दो सरकारी प्रतिभूतियां मतलब उसमें लिख दो 1000 रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां। अब कागज तो वो कितना होता है, कागज तो वो होता है एज इट इज आपका 2 रुपए 3 रुपए का, लेकिन सरकार की अगर मोहर लगी तो 1000 का हो गया, ठीक। इन्होंने 1000 रुपए का ये पत्र जारी किया और 1000 रुपए का पत्र जारी करके बाजार में चले गए झोला लेके। शशिकांत दास जी, इमेजिन करो कि शशिकांत जी पीछे झोला लिए हुए हैं, पोटली, और चले गए बाजार में और बोल रहे हैं आपके मोहल्ले में खड़े होके कि 1000 की प्रतिभूति 800 की ले लो, 1000 की प्रतिभूति 800 की ले लो, 1000 की प्रतिभूति 800 की ले लो। आपके जैसे देवी जी आई निकल के, ए जी एक काम करते हैं ना, 5 लाख का नेकलेस अभी नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं 1000 वाली हम लोग जो प्रतिभूतियां हैं ना 800 रुपये में मिल रही हैं, हम पहले इन्हीं को खरीद लेते हैं 5 लाख रुपए की, और जब हम इनको 5 लाख रुपए की खरीद लेंगे हम नेकलेस बाद में बनवा लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है सीधे सीधे। मतलब अगर हम 1000 की प्रतिभूति खरीदते हैं तो 200 का प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम 1 लाख की प्रतिभूति खरीदेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट मिलेगा, सीधे सीधे हमें यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा इनको। अगर 1 लाख रुपए में तो 5 लाख का अगर इन्होंने प्रतिभूतियां खरीद ली, ठीक है, तो इनका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इनका प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 इंटू 5, लगभग 1 लाख का सीधे सीधे प्रॉफिट। मतलब ये 6 लाख रुपए का भी आगे बनवा सकती हैं। तो इन्होंने तुरंत इसे खरीद लिया। अब इन्होंने जब खरीदा तो आपके दिमाग में आएगा साहब आरबीआई को क्या फायदा हुआ। आरबीआई को फायदा ये हुआ ना कि सोने के दाम नहीं बढ़ पाए, सोने के दाम को रेगुलेट कर दिया, क्योंकि डायमंड अगर खरीदने जाते गोल्ड तो गोल्ड के प्राइस ना बढ़ जाते। और फिर ये केवल इंडिविजुअल एक थोड़ा ना है, इनके जैसे 10 लोग जाएंगे 5-5 लाख रुपए का खरीदने का सोने का हार, तो सोने के भाव बढ़ जाएंगे। और जब सोने का भाव बढ़ जाएगा तो कहा जाएगा कि सोने की चीज़ों में दाम बढ़ गए। ऐसे ही नॉर्मल हर चीज़ में, दाल को लेकर, सब्जी को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर दाम बढ़ जाएंगे। तो आरबीआई ने ये 1000 रुपए की प्रतिभूति आपको 800 रुपए में बेच दी। और आरबीआई ने क्या कहा, हमें जब जरूरत होगी तो हम आपसे 1000 रुपए में फिर से वापस ले लेंगे। तो आपको भी पता है आरबीआई बेईमानी कर नहीं सकती। जैसे टाटा बेईमानी नहीं कर सकता, नाम से समझ में आता है, टाटा बेईमान ही नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। टाटा कल अपने शेयर जारी कर दे कि 10-10 लाख रुपए के हमारे शेयर हैं, तो हर आदमी जल्दी से जल्दी परचेज कर लेगा, लेकिन नॉर्मल कंपनी पे परचेज नहीं करेगा। जैसे आज जोमेटो पे आप लोग दांव लगा देंगे कि हाँ जोमेटो पे आ जाए, हम जोमेटो खरीद लेंगे, जियो पे आ जाए। फेसबुक अगर अपने शेयर जारी कर दे, हिस्सेदारी जारी कर दे कि आप हमारी कंपनी में शेयर ले सकते हैं, तो हो जाएगा। लेकिन श्री आईएएस एकेडमी जारी कर दे तो अभी थोड़ा ना लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है इस चीज़ को कि सरकार ने जब किया तो लोगों ने खरीद लिया। अब लोगों ने जब खरीद लिया तो आरबीआई के पास पैसा हो गया। आरबीआई ने पूरी की पूरी महंगाई को, यानी कि पूरी मार्केट से मुद्रा को खींच लिया, अर्थात मुद्रा को संकुचित कर दिया। इसी वर्ड को बोलते हैं मुद्रा का संकुचन करना, आरबीआई के द्वारा ओएमओ के माध्यम से। और जब आरबीआई को ये लगा कभी, ठीक है ध्यान देना, जब आरबीआई को ये लगा कि अब मार्केट में मुद्रा ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आरबीआई अपनी उन्हीं प्रतिभूतियों को जो 1-1000 रुपए की इनको दे के गई है 800 रुपए के, उसको बोले कि भाई साहब 1000 की प्रतिभूति हमने आपको कल बेची थी ना, आज आप हमें 900 की बेच लो, कल हमें 1000 रुपए की बेच लो। तो लोग क्या करेंगे, फटाक से पैसा कैश करा लेंगे अपना, तो लोगों के पास फिर पैसा चला जाएगा। तो यही काम ये हमेशा आरबीआई करती रहती है। इसी काम को बोलते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया। समझ गए कि खुले बाजार की प्रक्रिया क्या होती है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि खुले बाजार की प्रक्रिया से क्या आशय है, तो आप बता देना कि प्रतिभूतियों के बाजार में बेचने और खरीदने को कहते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसी चीज को आप यहाँ पे समझ लो, ठीक क्या है कि जो सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई के पास होती हैं वो उनका क्रय विक्रय खुले बाजार में करती है, इसे ही खुले बाजार की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। यह मध्यकालिक नियंत्रण विधि है, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा।
आरबीआई स्टॉक मार्केट या लाइसेंसिंग के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में उतारती है, जिसकी सहायता से बहुत कम समय में मुद्रा की बड़ी मात्रा का अवशोषण हो जाता है या कहें संकुचन हो जाता है। ठीक है, ओएमओ की प्रक्रिया सिर्फ बड़े बैंकों के लिए लक्षित होती है, जिसमें छोटे व कमजोर बैंक लाभ नहीं उठा पाते तथा इसका प्रभाव बाजार तक पहुंचने में अधिक समय लेता है। सिंपल सी बात है, मैं लोगों का एग्जांपल लेके आपको बता रहा था ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, लेकिन लोगों से पहले कौन जाएगा? ये बड़े बड़े साहूकार, बड़े से बड़े बैंक, ये लोग पहले आपसे खरीद लेंगे जाके प्रतिभूतियां। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, इसी प्रतिभूति का कहाँ उपयोग करेंगे? इसी प्रतिभूति का उपयोग करते हैं एसएलआर में, जो आपने भी पढ़ा। ठीक है, ओएमओ को किसी भी दिन में, सप्ताह में, महीने में कितनी ही बार किया जा सकता है। मतलब इस पे कोई एक टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि हाँ 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा कोई फिक्स नहीं, कभी भी किया जा सकता है, कितनी बार भी। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा क्या, रेपो रेट। रेपो रेट अगर समझ गए तो रिवर्स रेपो रेट आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक तरीके का अल्पकालिक नियंत्रण है। अल्पकालिक नियंत्रण का मतलब, अल्पकालिक नियंत्रण का मतलब ऐसे समझिए कि रेपो रेट हम उस रेट को कहते हैं कि जिसमें आरबीआई बैंकों से एक ब्याज दर वसूलती है। ध्यान देना, बैंकों से एक ब्याज दर वसूलती है, वो कहलाती है रेपो रेट। आपको लग रहा होगा सर नहीं समझ में आया। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए आपकी एक बैंक है एसबीआई। ठीक है, मैंने कहा आपकी एक बैंक है एसबीआई। ठीक है, मैं आपके पास आया कि बाबूजी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा 5 लाख रुपए चाहिए। आपने कहा बाबूजी अभी हमारे पास नहीं है। मैंने आपसे कहा बाबूजी आप जो इंटरेस्ट रेट मांगोगे मैं उस इंटरेस्ट रेट को पे करने को आपके लिए तैयार हूँ। आपने सोचा यार कस्टमर तो बड़ा अच्छा है, पैसे हमारे पास है नहीं, तो आप क्या करें, अपनी बड़ी बैंक के पास गए उधार मांगने। बड़ी बैंक कौन है आपके लिए? आरबीआई। जैसे हम आपके लिए एक तरीके के कस्टमर हुए, आरबीआई के लिए आप एक तरीके के कस्टमर हुए। ठीक है, जब आप गए आरबीआई के पास तो आपने आरबीआई से क्या कहा, बाबूजी 10 दिन के लिए हमें लोन दे सकते हो? आरबीआई ने कहा कितना चाहिए? बोले 5 लाख रुपए चाहिए। आरबीआई ने बोला कितना इंटरेस्ट दोगे? बोले आपको हम 5% इंटरेस्ट दे देंगे। तो आरबीआई ने कहा ठीक है ले लो 5% इंटरेस्ट। ठीक है, 5% इंटरेस्ट पे इन्होंने यहाँ से लिया और 7% पे इस सज्जन को बेच दिया, मतलब 2% का प्रॉफिट हो गया बैंकों को। ठीक है, ध्यान से समझना इस कहानी को, 2% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन कितने दिन के लिए आरबीआई से लिया था? 15 दिन के लिए। ये कहीं से भी 15 दिन में इंतजाम करके आरबीआई को पैसा चुका देंगे। तो 15 दिन में या कम से कम समय में आरबीआई से बैंकें जो पैसा उधार लेती हैं, उस लिए हुए उधार पैसे पे आरबीआई बैंकों से जो ब्याज दर वसूलती है, मतलब 5% जो वसूलती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। समझना, मैं फिर से कह रहा हूं कि आरबीआई के द्वारा कम से कम समय के लिए बैंकों को जो लोन उपलब्ध कराया जाता है, उस लोन की एवज में जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई वसूलती है बैंकों से, वो कहलाता है रेपो रेट। लेकिन यही चीज अल्पकालिक ना होके दीर्घकालिक हो जाए तो वही कहलाती है क्या? आपकी बैंक रेट। समझ गए? मतलब आरबीआई को जो देना पड़ता है ब्याज, ठीक है, बैंकों को, वो क्या कहलाता है? बैंक रेट। बैंकों से जो वो लेती है वो क्या कहलाता है? एक तरीके का आपका रेपो रेट। ठीक है, लेकिन कई बार ये भी स्थिति होती है कि आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है या आरबीआई बैंकों से जानबूझ के पैसा लेती है कि आप हम ही को दे दो इतना पैसा, इतने % इंटरेस्ट रेट पे, तो उस पे आरबीआई जो चुकाती है ब्याज दर बैंकों को अपनी तरफ से, वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। अब सबका दिमाग भज गया होगा कि सर सब गचपच हो गया। तो देखो सबको क्लियर कर देते हैं आपका। ठीक है, एक एक करके आप ध्यान से समझिए। मैंने अभी इसमें क्या बोला है कि ये अल्पकालिक एक ऋण है। अल्पकालिक का मतलब कुछ समय के लिए।
अर्थात वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। मतलब आप किसी बैंक के पास गए, मान लीजिए आप एक तरीके के बैंक हैं और मैं एक तरीके का आरबीआई हूं, आप हमारे पास आए कि सर 15 दिन के लिए हमें 1500 रुपये दे दो। हमने कहा कि आपको इतना इंटरेस्ट 15 दिन का पे करना पड़ेगा, तो आपने कहा ठीक है साहब। तो इसी चीज को कहते हैं हम कि हम आपसे जो ब्याज दर वसूल रहे हैं वो कहलाती है हमारी रेपो रेट। लेकिन कई बार हमारी स्थितियां खराब होती हैं तो हमने आपको फोन किया, या कई बार हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है, आपको ये लगता है कि इस सज्जन से पैसा हम ले लें, तो उसमें आप जो हमें ब्याज दर देते हैं, अभी क्या था हम जो आपसे वसूलते हैं, दूसरा क्या है कि आप जो हमें देते हैं ब्याज दर, ठीक है, वो सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, हमने आपसे जो पैसा वसूला, मान लो आपके पास खूब सारा पैसा है, हमने जो आपसे पैसा वसूला, तो इस पैसे पर हम आपको जो ऋण चुकाते हैं, जो ब्याज दर चुकाते हैं, वो कहलाते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब रेपो रेट का जस्ट उल्टा। रेपो रेट में बैंकें देती हैं आरबीआई को, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई देती है बैंकों को। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में ही ऋण मिलता है गैर एसएलआर वाली प्रतिभूतियों को। यदि रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो बैंक की ब्याज दर तत्काल बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बैंक के लोगों को पैसा कम से कम दे पाती हैं, लोग चीज़ों को कम से कम खरीद पाते हैं और महंगाई और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति 8% में लोन लेने को तैयार था, आरबीआई 6 में देने को तैयार थी, अगर आरबीआई कल से कह दे कि भाई साहब हम 8 में लेंगे और इस सज्जन से एसबीआई कह दे भाई आपको 10% मिलेगा, तो आपको लगता है कि 10 लोग 10% में लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो इंतजार करेंगे कि कब एसबीआई अपनी ब्याज दर को कम करे। तो जब कम से कम लोन लेंगे लोग तो फिर कम से कम गाड़ियां खरीदेंगे, कम से कम वस्तुएं खरीदेंगे, तो कम से कम महंगाई आएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें भी वही फार्मूला कि रेपो रेट बढ़ाएंगे तो बैंक की ब्याज दर बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ लिए। माइंड मैप आप देख लो कि बैंक में आरबीआई अगर रेपो रेट दी जाती है, मतलब रेपो रेट बैंक के द्वारा आरबीआई को दी गई ब्याज दर। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक है जो हमारा, वो क्या है, वो है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसे ध्यान से देखते हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेम टू सेम वही रेपो रेट का ही इन्वर्स हो जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट फिर भी एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ट्रिपल आर का मतलब रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब कि वो रेट या कहें वो ब्याज दर जो आरबीआई चुकाती है बैंकों को कुछ ऋण लेने के संदर्भ में। ठीक है, अर्थात वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अपने ऋण का ब्याज चुकाती है, अर्थात ये आरबीआई के द्वारा बैंकों को दी गई एक तरीके की ब्याज दर है। ठीक है, मतलब आरबीआई का मतलब रेपो रेट बैंक को जो दी जाती है वो कहलाती है मतलब रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब इसमें भी वही बात आ जाएगी कि रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो बैंकों के पास पैसा कम रहेगा। ठीक है, बैंकें ब्याज दर को अपनी इंक्रीज कर देंगी, लोगों को कम पैसा मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाओगे तो फिर बाकी आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ आपको कि जब मैं ये कहता हूँ ना महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है, या मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, या तरलता कम हो जाएगी, ये तीनों मतलब एक ही हैं। ठीक है, कई बार ये होता है कि यूपीएससी आपको मुद्रास्फीति वर्ड दे देती है, कई बार आपको तरलता दे देती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया भी है, बट इसको समझिए। ठीक है, अब इस लाइन के मर्म को समझें कि आखिरकार रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देने से कैसे पैसा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ रहा था कि आरबीआई के पास जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो कम हो जाता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात बताओ, मान लो आरबीआई है, ठीक है, और ये कोई बैंक है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई के पास एक सज्जन आए, वो बोले कि हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए लोन के तौर पे। एसबीआई ने बोला कि हम आपको 7% इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। ठीक है, 500 करोड़ रुपए के लिए ये लोन लेने आए हैं, और सॉरी एसबीआई नहीं, ये सज्जन ही बोल रहे कि हम आपको 7% पे करेंगे। नॉर्मल जो ब्याज दर है वो है कितनी, 6%। यानी कि किसी भी बैंक को लोन देने के लिए 6% से ज़्यादा ब्याज दर नहीं लेनी है, मानना है। ठीक है,
लेकिन उसी समय शशिकांत दास जी ने फ़ोन किया एसबीआई के मालिक को कि एक बात बताइए भाई साहब, हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए। अभी सरकार ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उस स्कीम में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अतः आप हमें 500 करोड़ रुपए कुछ समय के लिए उधार दे दीजिए। ठीक है, अब एसबीआई के पास क्या है, दो विकल्प हैं, और आरबीआई क्या कह रही है, हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे। ठीक, तो एसबीआई के पास दो विकल्प हैं। एक तो विकल्प ये है कि वो आरबीआई को पैसा दे दें कम ब्याज दर पे, मतलब 1% घाटा खा के, या तो वो फिर किसको ब्याज दे दे, इन पर्सन को दे दे 1% प्रॉफिट में आके। ठीक, तो आपकी नज़र में किसको ब्याज देना ज़्यादा अच्छा रहेगा या किसको पैसा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा? आरबीआई को। क्यों? क्योंकि आरबीआई की गारंटी है कि आरबीआई डूबेगी नहीं, आरबीआई पैसा लेके भागेगी नहीं। लेकिन इन सज्जन का कोई फायदा नहीं है, पैसा लेके भाग भी सकते हैं। अर्थात जो हमें ज़्यादा ब्याज दर दे रहा है वो एक तरीके का क्या हो रहा है, हमें रिस्क भी तो उतना ही दे रहा है, लेकिन आरबीआई उतना रिस्क नहीं दे रही। आप से अगर मैं कहूँ तो कहाँ पैसा आप जमा करोगे? एसबीआई में। आपसे मैं अगर कहूँ पैसा कहाँ जमा करोगे? डाक खाने में। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा जमा होता है यहाँ पे किसी भी तरीके का डर नहीं रहता नुकसान का। जैसे मेरे घर वाले जितना भी पैसा मान लो जमा करते हैं वो बैंक में नहीं करते हैं। बैंक में तुम्हारा जीरो अकाउंट रहता है, वहाँ पे तो सिर्फ जितना बिजनेस के पर्पज से होता है उतना भेजा गया, उतना ही निकाल लिया गया, बस। वहाँ पे पैसा नहीं जमा करते। जितना भी पैसा होता है सारा पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पता है डूबेगा ही नहीं, भारत सरकार का है। समझ गए? तो ये ही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। अब लेकिन एक और बात बताएं, पोस्ट ऑफिस जो ब्याज दर देती कम देती है, बैंकें ज़्यादा देती हैं। या आप लोग कई बार सहारा वगैरह या अलग अलग जो होते हैं ना, पल्स वगैरह, वो लोग इंटरेस्ट रेट हैवी दे के आपसे पैसा फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो ये लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर 500 करोड़ रुपए में 6% पे आरबीआई ले रही है तो ये इनको दे देंगे पैसा। अब इनको दे देंगे तो क्या इनको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इनके पास पैसा कम हो जाएगा। एक तो ये स्थिति होती है। दूसरी चीज क्या होता है कि कई बार आरबीआई ये देखती है कि बैंकें क्या कर रही हैं कि 7% में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में प्रवाहित कर रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या कहा, इस एसबीआई के पास गई कि बाबूजी 7% में पैसा दे रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ 7% में दे रहे, तुम्हें चाहिए क्या? तो आरबीआई ने कहा कि हम आपको 7.25% आप हमसे इंटरेस्ट रेट ले लो, अपना सारा पैसा हमें दे दो। तो एसबीआई ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे हमें पैसा मतलब मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है मार्केट की अपेक्षा एसबीआई को, तो एसबीआई इसको दे देगी आरबीआई को। सिंपल सी बात है, अगर रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ाया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ाया जाएगा, अर्थात आरबीआई जो ब्याज दर बढ़ाकर अगर देगी, ठीक है, एसबीआई को, तो एसबीआई क्या करेगी? अपना सारा पैसा रिवर्स रेपो रेट में जमा कर देगी, आरबीआई को जमा कर देगी। ठीक है, तो मार्केट में वो पैसा नहीं देगी। तो मार्केट में पैसे के फ्लो को रोकने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि बैंकें अपना पैसा हमें दे दें। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। अब कम कर देगी तो क्या होगा कि ये बैंकें जो होंगी कहेंगे अरे बाबूजी आप तो बड़े बदनाम टाइप के इंसान हो और आपने बड़ी गलती की है, और एक काम करते हैं, हम अब आपसे बात नहीं करेंगे, हम जा रहे लोगों को देने, अबानी को दे देंगे, अडानी को दे देंगे, वो लोग अच्छे लोग हैं। तो आरबीआई बोलेगी जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ भाई, मतलब जाओ। जैसे मैं एक गाना सुनता हूँ ना, तो उसमें गाने में आता है, बहुत बढ़िया गाना है वो, कि इसमें कुछ नहीं जाता तेरा घाटा, मतलब तेरा घाटा गाना है वो, है ना। तो उसमें यही होता है, जाओ भैया जिसको जाना हो जाओ, आप मेरे को मत दो पैसा, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। हमने इसीलिए तो रिवर्स रेपो रेट कम किया है ताकि आप पब्लिक को पैसा दो, ताकि मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़े, मार्केट में इकोनॉमी बूस्टअप हो। ठीक है, अब आपसे जब भी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं पढ़ना कि रेपो रेट बढ़ाया गया, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ, सीआरआर बढ़ाया गया, एसएलआर कम हुआ, तो अब आप बातें समझ जाओगे। ठीक है, एक बात और यहाँ पे कहनी थी मुझे कि कई बार क्या होता है कि मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है, मतलब बोलता ही रहता हूँ, तो कई बार बहुत सारे वर्ड लोकल आ जाते हैं, मतलब लोकल का मतलब बहुत ही ज़्यादा लोकल वर्ड हो जाते हैं, और कई वर्ड ऐसे भी हो जाते हैं जो हो सकता है कि आपकी नज़र में थोड़े से अभद्र हो जाएं, थोड़े से, है ना।
लेकिन इन सब के पीछे हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी अभद्र का नहीं होता है ना। मान लीजिए जैसे हमने कोई शब्द कह दिया, कोई वर्ड आपको लग सकता है, आपको ही लग सकता है ना, अन्य व्यक्ति को लग सकता है। हमारा पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा पर्पस सिर्फ दो चीज़ों का होता है क्लास कवर कराने का। एक तो आपको क्लास कराएं बिल्कुल खुशी खुशी मन से, आपको हंसाते रहें, ठीक है। दूसरा उद्देश्य होता है कि आप ही की लाइफ को आप ही के हिसाब से एग्जाम्पल दें। मतलब हम अपनी लाइफ का एग्जाम्पल अगर देंगे, बढ़िया एग्जाम्पल देंगे, सजा बजा के देंगे एग्जाम्पल, जो मेरी लाइफ है, तो फिर आपकी लाइफ मेरी लाइफ हो जाएगी ना, फिर बोरिंग वाली लाइफ हो जाएगी। जैसे मेरी लाइफ पूरी बोरिंग है। बोरिंग क्यों? सुबह से बैठ गया लैपटॉप पे, शाम तक क्लास कर रहा हूँ, ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना। इसको ज़िंदगी थोड़ा ना कहते हैं। ज़िंदगी तो आपकी है कि हाँ 1 घंटे किसी से बातें कर ली, 2 घंटे किसी से हंस मिल लिए, है ना। तो हम एग्जाम्पल भी वही देते हैं। तो इसीलिए अगर मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम्पल से किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, हालांकि इन चीज़ों को हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई वर्ड ऐसा निकल जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई। तो ये आप समझ गए कि रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें भी यही बात होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट होगा तो बैंकों के पास पैसा कम होगा, बाजार में तरलता कम होगी, महंगाई कम हो जाएगी। अल्पकालिक ऋण का मतलब 14 दिन से लेकर 3 महीने तक का मतलब टाइम होता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। लास्ट हमारा यहाँ पे आता है एमएसएफ। एमएसएफ क्या है? एमएसएफ का पूरा नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब वह ब्याज दर जो आपातकाल में, एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, पहले पढ़े हो, ठीक है, रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में आरबीआई को चुकाया जाता है, एमएसएफ कहलाता है। मतलब हमने आपातकाल में अभी चाहिए, भाई का भाई, ओ भाई 10 लाख रुपए अभी दे दो। होता है ना, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मेरे साथ तो रोज ही आती हैं। मतलब कि मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है, और मेरे लिए, हम सब के लिए, मतलब मेरे का मतलब मेरे परिवार के लिए, हमारी इमरजेंसी जो आरबीआई है वो हमारी है माता जी, है ना। मतलब मेरी माता जी हो गई, पिताजी की वाइफ हो गई, ठीक है, तो वो इमरजेंसी है। लेकिन सबसे बड़ी जानते हो दिक्कत क्या होती है? उनकी बैंक रेट, मतलब उनकी अद्भुत है बैंक रेट, और उनसे भी अद्भुत है उनके बच्चों की, मतलब मेरी सिस्टर की। क्या बैंक रेट है उनकी? मान लीजिए जैसे हमें किसी बिजनेस में पैसा देना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे 4 लाख रुपए कहीं पे करना है, 4 लाख रुपए पे करना, तो उस समय हो सकता है हमारे पास केवल 3,80,000 रुपए हों। तो अब हम और पिताजी और भाई तीनों सोच रहे कि यार 20,000 रुपए कहाँ से लाए जाएं। अब पता है कि 15 मिनट बाद हमारे पास 20,000 आ जाएंगे, लेकिन अभी उसको पेमेंट करनी ना तुरंत, तो 20,000 कहाँ से लाए जाएं। हम लोग जाते हैं याचक की मुद्रा में घर पे, ठीक है, देवी जी के पास, कि तीनों लोग होंगे, मतलब सिस्टर होगी, छोटी सिस्टर होगी, माते जी होंगी, ठीक, तीनों के पास गए। हमने कहा भाई 20,000 रुपये चाहिए 2 घंटे के लिए, कोई दे सकता है? तो पहले तो मेरी सिस्टर बोली नहीं नहीं नहीं, 2 घंटे तुम बोलते हो, 2 दिन में वापस लौटाओगे ना, जब मांगने जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने उधार तुमसे मांगा है। और ये सच में होता है हम लोगों के अंदर खराबी थोड़ी बहुत, तो वो नहीं देगी। फिर बड़ी वाली सिस्टर बोले कि अगर दे देंगे तो कितना दोगे ब्याज? तो हम कह देते हैं 20,000 दे रही हो, 2 घंटे में थोड़ा ना 21,000 तुमको दे देंगे। बोली नहीं, 21 अगर 2 घंटे बाद तो 20,000 दें। हमने कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 2 घंटे में इतना तो हम वहाँ पे कमाएंगे नहीं, वो जो 4 लाख की पेमेंट हम किए हैं, और उसमें भी मतलब इतनी मेहनत लगती है। तो तब तक मेरी माता जी कहेंगे एक काम करो, देखो आप हमें 20,000 का 20,500 अगर 2 घंटे में दे सकते हो तो मैं अभी खरे खरे नोट आपके सामने गिन देती हूँ, ठीक है। तो हम सोचते हैं चलो यार ये 500 प्रॉफिट का ही तो फायदा। अब देखो हमारी लोगों की बुद्धि कितनी मूर्ख होती है ना, इसी को बोलते हैं मूर्ख बनाया जाना हम लोगों को। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, 20,500 में हमने इनसे 20,000 रुपये ले लिए, 2 घंटे बाद हमने इनको 500 रुपये पे कर दिए, ठीक। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक तरीके का अल्पकालिक। अब रही बात, आप कहोगे कि सर इनको गारंटी क्या दी थी, प्रतिभूतियां थी क्या आपके पास? नहीं साहब, प्रतिभूतियां नहीं थी हमारे पास। इनको ये पता है ना कि शाम तक झोले में कम इतने रुपए तो आएंगे ही आएंगे, तो मांग लेंगे तुरंत कि भाई साहब आपने 2 घंटे के लिए कहे थे, आपके 4 घंटे हो गए तो अभी तक पैसे नहीं आपके आए। और एक और बात बताएं, ये जो पैसा होता है 20,000 25,000 इन सबके पास, घर के यूनिट के पास, तो ये पैसा हमारे ही होता है, हमारे द्वारा ही इनको दिया गया पैसा होता है। कैसे कि मान लो हम जैसे हैं तो जेब में 500 रुपये का नोट पड़ा है, पिताजी हैं, पिताजी तो थोड़े चालाक टाइप के, वो सारे पैसे निकाल के पहले ही गुल्लक में डाल देते हैं, ठीक है। भाई है, उसके पैंट में मान लो 100 रुपये 200 रुपये मिल गए, तो ये सब कलेक्शन बनता है होम मिनिस्टर के द्वारा हमारे घर के, तो वही पैसा हम लोगों को मिलता है।
तो ये इंटरेस्ट रेट एक तरीके की आरबीआई को, मतलब हमारे घर की जो मैडम साहिबा हैं आरबीआई, उनको हम लोग चुकाते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम लोग यहाँ थोड़ा वैसा टाइप का मतलब माहौल है, मतलब मिनिस्ट्रियल टाइप का। मिनिस्ट्री मतलब जैसे माता जी को हम लोग होम मिनिस्टर बोलते हैं, उनकी दोनों बेटियों मतलब अपनी दोनों बहनों को हम बोलते हैं वो उनके पीए हैं, ठीक है। और भाई जो है हमारा उसको बोलते हैं मालिक है ना। पिताजी को हम लोग बापूजी बुलाते हैं। सबका अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो भी है कूल फैमिली, मस्त फैमिली, हंसते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। 5 मिनट को लड़ाई होगी, 10 मिनट बाद फिर बोलचाल हो जाएगा। और लड़ाई इसी चीज़ में, पैसे में, कि नहीं भाई तुमने बोला था इतने टाइम पैसे देंगे, आके फिर नहीं मिले, है ना। तो वही चीज़ होती है, ठीक। तो इसको आप समझ के कि आरबीआई को जो चुकाया जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक, वो क्या थी, वो अल्पकालिक थी। देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। रेपो रेट जो थी वो अल्पकालिक थी और एमएसएफ जो है वो आपातकाल, मतलब ये 14 से 3 महीने तक थी। ये क्या थी, 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हमारी यहाँ पे बात आती है बैंक रेट के बारे में। अभी मैंने आपको रेपो रेट पढ़ाया, तो ऐसे ही बैंक रेट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई दीर्घ अवधि के लिए अन्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए मतलब लंबे समय के लिए। जैसे मान लो हम बैंकों के पास गए, ठीक है, बैंकों से हमने क्या कहा, सॉरी हम आरबीआई के पास गए, आरबीआई से बोले भाई हम आपको 3 महीने या 14 दिन के लिए पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपए, ठीक। तो आरबीआई ने उस 5 करोड़ पे 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट हमसे वसूली, वो कहलाती है बैंक रेट, ठीक है। यानी कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई दीर्घ अवधि के लिए अन्य बैंकों को ऋण देती है, ठीक है। तो दोनों का अंतर, तीनों का अंतर समझ गए। रेपो रेट क्या हुई, अल्पकालिक, यानी कि 14 से 3 महीना। आपातकाल का मतलब क्या हुआ, एमएसएफ, यानी कि 1 से 2 दिन, ठीक है। दीर्घ अवधि का मतलब क्या हुआ, 4 से 5 साल, मतलब बैंक रेट, ठीक है। चलिए अब बात आती है बेस रेट की। बेस रेट के, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। वह ब्याज दर जिससे कम ब्याज दर पर बैंक किसी को ऋण उपलब्ध नहीं करा सकती। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि कुछ बैंकें क्या होंगी 5% ब्याज पे लोन देंगी, कुछ क्या होंगी 6% पे देंगी, कुछ 3% पे देंगी। आप जैसा अगर कोई, जैसे मान लीजिए मैंने जब लोन कराया था, मतलब 15 लाख रुपए का जब लोन लिया था, तो मेरी माता जी को जब उन्होंने लोन दिया था, तो माता जी को दिया था 8% लोन पे, ठीक है। पिताजी ने जब कराया तो उनको मिला 9% पे, ठीक है। तो अब वही बात है, माता जी को क्यों कम दिया गया, इसलिए नहीं कि वो मेरे पिताजी की वाइफ हैं, बल्कि इसलिए कम दिया गया क्योंकि वो महिला हैं। महिला को कम पे लोन मिलता है, 1% हमेशा पुरुष से कम होता है। और एक और बात आपको खूबी बताएं, मतलब जो पुरुषवादी लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कभी मकान खरीदें ना, तो महिला के नाम पर खरीदें। मान लीजिए अगर आपने कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की है और अगर आप उसे पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो 2 लाख आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। महिला के नाम पे खरीदेंगे तो आपके 4 लाख सेव हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टाम्प लगता है ना, तो उसमें महिलाओं को भारत सरकार ये छूट देती है कि स्टाम्प शुल्क में महिला के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो एक तो छूट मिलती है, और दूसरी जानते हो क्या छूट मिलती है, कि महिला ने अगर किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है तो कोर्ट ये कहता है कि महिला किसी को मूर्ख नहीं बना सकती, कोर्ट की भाषा में। मतलब किसी से जबरदस्ती करके उसने जमीन हथियाई नहीं होगी, मतलब हड़का के उसको या उसको डांट दपट के नहीं हड़काई होगी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हमने एक जब प्रॉपर्टी खरीदी तो उसमें उस सज्जन महोदय ने दोबारा केस करने के लिए गए, तो कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था कि भाई साहब ये फलाने की नाम पे है, मतलब पिताजी ने मेरी माँ के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो उसमें यही हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेस रेट का मतलब हुआ कि इससे कम पे नहीं, ठीक है। बेस रेट का निर्धारण बैंकें स्वयं करती हैं। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बेस रेट होती है उसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, बैंकें स्वयं करती हैं। सारी बैंकें डिसाइड कर लेती हैं कि इससे कम पे हमें नहीं बेचना। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग जब मोबाइल परचेज करने जाएंगे ना कहीं पे, अगर आप 10 दुकानों पे जाओगे, है ना, रियलमी का फ़ोन लेने या कोई भी फ़ोन लेने, जैसे मैं रियलमी का फ़ोन लेने गया था तो मैंने 10 जगह पता किया तो 10 जगह सेम था, बस 300 200 300 200 का अंतर आया। बट मैंने जब अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया तो मुझे उसमें डिस्काउंट मिल गया था लगभग 15% का एक्स्ट्रा। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक्सिस कार्ड और 1-2 कार्ड और थे उनको लगाया था, उस पर डिस्काउंट चल रहा था। तो वही चीज़ होता है कि मान लो वो 15,000 से कम पे कोई नहीं दे सकता, तो उसी को बोलते हैं बेस रेट, ठीक है। चलिए
अब बात आती है बैंकों में सुधार से संबंधित समितियां। देखो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, और डेप्थ में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा कि क्या क्या रिकमेंडेशन की, क्योंकि ये आज की समितियां नहीं है। ठीक है, जैसे नरसिम्हन समिति, प्रथम, द्वितीय, दामोदरन, MV नायर पैनल, आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ ये समितियां नाम की थी। ठीक है, दूसरा जो मोस्टली इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है वो है RBI के द्वारा कौन कौन से प्राइमरी सेक्टर डिसाइड किए जाते हैं। अभी जब हम आपको आगे वाणिज्यिक बैंक पढ़ाएंगे ना, अभी वाणिज्यिक बैंक खत्म नहीं हुआ है, अगले पार्ट में वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके डिफरेंस को जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो RBI के हिसाब से जो प्राथमिक क्षेत्र हैं वो 7 हैं, और आपको इस सातों के 7 नाम याद रखने हैं। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RBI के द्वारा निम्न में से किन क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यात साख, सामाजिक अवसंरचना विकास, आवास, शिक्षा और नवीन ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, तो इतनी सारी चीजों में प्राइमरी सेक्टर माना जाता है। मतलब जो भी नई बैंकें खुलेंगी वो लगभग 40% अपना जो लोन है वो इन 7 सेक्टर में प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होगे ना, हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है कि कुछ बैंकों को कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में आपको 25% लोन देना है, 60% लोन देना है ना, इसीलिए वो चीज़ें की जाती हैं। ठीक, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। इतनी बातें हो गई। अब बात आती बेसल मानक। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और बच्चों को कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि बेसल मानक भी पढ़ते हो और आप बेसल कन्वेंशन भी पढ़ते हो। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना। बेसल मानक का मतलब होता है बेसल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। बेसल स्टैंडर्ड का संबंध होता है बैंकों से। ठीक है, लेकिन बेसल कन्वेंशन का संबंध होता है एनवायरमेंट से। बेसल मानक का मतलब क्या हुआ? बेसल मानक का मतलब ये हुआ जैसे हमारे यहाँ एक बेस रेट है, ठीक है, और हमारे यहाँ RBI रेगुलेट करती है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा कोई एक बैंक नहीं जो यूरोप को रेगुलेट करता हो। तो यूरोप के कई देशों ने मिलकर स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में गए और वहां पे कहा कि हम लोग कम से कम इतनी फिक्स रेट पे लोगों को लोन देंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं बेसल मानक। अर्थात ये वित्तीय स्थिरता के सामान्य लक्ष्य और बैंकिंग नियमों के सामान्य मानकों के साथ केंद्रीय बैंकों के मध्य सहयोग करता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो RBI है तो इसलिए हमें इसकी कभी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, लास्ट है हमारा आज का आर्टिकल CAR, कार। आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है इसका। बाजार में दी गई पूंजी और उस पर जोखिम का भारांश का अनुपात कार कहलाता है। जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, श्री IAS एकेडमी है। श्री IAS एकेडमी ने सपोज करो, मान लो अपने इस संस्थान को रन कराने के लिए लगभग इस वक्त 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। ठीक है, 20 लाख इन्वेस्ट हमने कर दिया है। 20 लाख ही हमने इन्वेस्ट कर दिया है। अब हमें ये पता है कि अगर ये हमारा संस्थान डूबेगा कभी तो ज्यादा से ज्यादा हमारा 15 लाख का नुकसान हो जाएगा। बाकी 5 लाख तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बचा ही रहेगा ना, जो हमारे पास सिस्टम इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। तो इनका जो अनुपात हुआ, यानी कि जो 5 लाख हमारे पास शेष और बच रहा है, वो कहलाया कैपिटल एडुकेट, यानी कि पूंजी पर्याप्त, मतलब इतनी पूंजी हमारे पास बचती है। अब इसको नॉर्मल भाषा में आपको समझाएं, बैंकिंग की भाषा में। मान लो किसी भी बैंक ने, मान लीजिए SBI ने आपको पैसा दिया 1000 रुपए। SBI को पता है ये सज्जन कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन इस 1000 में ये 900 रुपए ही हमको वापस लौटाएगा, लेकिन 100 रुपए ये हमको नहीं देगा। तो इस 1000 देने में जो जोखिम है, कितने रुपए का जोखिम है? 100 रुपए का। उसके अनुपात को हम कहते हैं क्या? पूंजी पर्याप्तानुपात। अर्थात यहाँ पे पूंजी पर्याप्तानुपात कैसा हो जाएगा? 1000 कुल राशि, उसमें जोखिम कितने का? 100 रुपए का। ठीक है, तो ये जो अनुपात बना, मतलब अगर मैं ये आपसे कह दूं तो ये अनुपात आपका कितना बन गया? 10:1। ठीक है, यानी कि 10% गारंटी है कि पूरा पैसा देगा, 1% गारंटी कि पूरा पैसा नहीं देगा। तो ये कहलाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल एक ही लाइन में आएगा कि पूंजी और उस पर जोखिम के भारांश का अनुपात, तो आप बता देना। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इस तरीके से आज आपने बेसिक बातें पढ़ी, और सबसे बड़ी बात है कि आपने थीम पढ़ ली कि हम इकोनॉमिक कैसे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, देखेंगे वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड और कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड क्या डिफरेंस है और भी कई सारे नए इंपॉर्टेंट फीचर। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।